हेलो 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 एंड गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक आ रही है? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एक बारी फटाफट बता दीजिए। क्या मैं आप सभी को दिखाई सुनाई दोनों दे रहा हूँ? बताइए। रोल नंबर वन प्रेजेंट और रोल नंबर टू, थ्री, फोर, फाइव। चलिए जी, मेरी आवाज़ आप सभी तक आ रही है? मैं आप सभी को सुनाई और दिखाई दोनों दे रहा हूँ, तो बताइए, शुरू करते हैं आज का सेशन। दिल्ली में तो ठंडी कम ही नहीं हो रही यार, बढ़ते ही जा रही है। ठंड बढ़ते जा रही है, कोहरा बढ़ता जा रहा है। रोल नंबर 84। वाह, कितने बच्चे! बहुत सही, सारे लोग प्रेजेंट हैं, बहुत ही बढ़िया। मेरा एक दोस्त था, वो है ना प्रेजेंट नहीं बोलता था, वो बोलता था परजेंट सर। जैसे हमारे साइड है ना, बिहारी एक्सेंट है थोड़ा, तो प्रेजेंट ना बोल कैसे बोलता था, परजेंट सर। और एक था ऐसे, थोड़ा सा तोतला टाइप का था, वो यस सर की जगह ऐसे बोले यत्तल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे, आइए एक बारी उसकी चर्चा कर लेते हैं। आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे, आइए एक बारी उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज जो हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक आज जो हम कवर करने वाले हैं वो होगा अपना आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर और इसी के साथ क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस। इसके बाद अगला टॉपिक जो हम आज करने वाले हैं वो होगा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम बहुत सारे। इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे और हम पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी, और लास्ट में ईएएन रूल। ये बेसिकली तीन टॉपिक आज हमें कवर करना है, ये बेसिकली तीन टॉपिक आज हमें कवर करना है। आप लोगों ने नॉमेनक्लेचर करने को ये किया था क्या, नॉमेनक्लेचर की? हाँ, अच्छा, पूरे 12 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चलिए तो स्टार्ट करें। सर डीपीपी सॉल्व नहीं हुआ, थोड़े क्वेश्चन डीपीपी वन हो गया होगा यार, डीपीपी वन तो कर लिया होगा ना। हाँ जी, बताइए, स्टार्ट करें। लास्ट क्लास अपन ने जो बातें करी थी उसको एक बारी मैं क्विक रिवीजन कर देता हूं, मेरे पास होगा शायद वो पड़ा हुआ। हाँ, लास्ट क्लास अपन ने कहाँ पे बातें की थी, बेसिकली अपन नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे थे। नॉमेनक्लेचर में हमने क्या क्या देखा था, ये एक बारी उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बात किया था हम क्या करेंगे सर, कभी भी हमें नाम लिखना हो हम कटायन का नाम सबसे पहले लिखेंगे, फॉलोड बाय द नेम ऑफ कटायन। हमारा कॉम्प्लेक्स जो है वो कटायनिक पार्ट में भी हो सकता है, अनायनिक पार्ट में भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे सर, अगर हम बात करें उसके बाद, जैसे मान लो कटायन सिंपल कटायन है तो नाम लिख दो उसका। सिंपल कटायन नहीं है, कॉम्प्लेक्स कटायन है, तो उसका नाम कॉम्प्लेक्स के हिसाब से लिखो। और जब भी तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स आ जाए उसको नेम करने का एक सिंटेक्स होता है, कितने लीगेंड, लीगेंड का क्या कहते हैं, नेम क्या होगा, फिर नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, और लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर ऑन सेंट्रल मेटल एटम। इन सबको हम देखते हैं। नेम कर नंबर करने का तरीका सिंपल है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, और अगर पहले से नंबर हो तो उसको आगे एस लगा देते हैं, और फिर टेट्रा, पेंटा और हेक्सा में हम आगे के आई एस किस लगा देते हैं। फिर लिगेंड का नाम की बात करें, लिगेंड का नाम उसके चार्ज के बेसिस पे किया जाता है। अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है तो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड का नाम थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं, जैसे H2O को एक्वा, NH3 को अमीन, और CO को कार्बोनिल। NO की बात करें तो NO को नाइट्रोसो या नाइट्रोसिल लिखा जाता है। एक बच्चे ने बहुत ही प्यारा सवाल डाउट सेक्शन में पूछा था, उसको मैंने मार्क एस पॉपुलर भी किया था, और आपके बहुत सारे डाउट ये भी थे, दो डाउट्स थे जो जिस पे मैं थोड़ा चर्चा कर लेता हूं कि सर इसको नाइट्रोसो तो नेगेटिव चार्ज वाले को बोलते हैं। देख इसी के लिए ना नाइट्रोसिल हमने लिखा, क्योंकि जो पॉजिटिवली चार्ज मतलब जो न्यूट्रल है ना, उनके नाम के एंड में दो तीन ऐसे लीगेंड्स हैं जिनके नाम के एंड में SYL लगा दिया या YL लगा दिया जाता है। तो इस वजह से हम इसका जनरली कॉमनली जो यूज करेंगे वो नाइट्रोसिल यूज करेंगे, बट कुछ जगहों पे नाइट्रोसो भी यूज कर लिया जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया। बट हाँ, कॉमनली यूज नेम इज दिस। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड के नाम के अंत में IUM लगा देंगे। और फिर अगर हम आगे चलें,
नेगेटिवली चार्ज लिगेंड के अंत में। इस पे बच्चों को बहुत डाउट हो रहा था कि सर आपने जो नाम लिखा है ना, आपने जो नाम लिखा है यहाँ पे क्लोरो क्यों कर दिया, जैसे ये वाले पे ना मैंने किया डाई क्लोरो डाई ब्रोमो, सर आपने डाई ब्रोमो क्यों किया, डाई ब्रोमीडो क्यों नहीं किया या ब्रोमाइडो क्यों नहीं किया। तो देख भाई, आप चाहो तो इसको डाई ब्रोमाइडो भी लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको डाई ब्रोमो भी लिख सकते हो। मैंने क्या बोला था, अगर कोई आइड से अंत होने वाला आयन है, ब्रोमाइड आयन है मान लो, तो ब्रोमाइड को हम दो चीज कर सकते हैं, या तो आइड के जगह आइडो लगा दे, आइडो लगाएंगे तो आप बोलोगे ये हो जाएगा ब्रोमाइडो, और दूसरा मैंने आपको बोला था, या फिर कई बार क्या किया जाता है, ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, या फिर हम इसको हटा के क्या करेंगे सर, पूरा हटा के सिर्फ वो लगा देंगे, तो इसको हम ब्रोमो भी बोल सकते हैं। सर ये बात याद रखिएगा, मैंने ब्रोमो लगाया, क्लोरो लगाया, बहुत सारे बच्चों को डाउट हुआ। क्लियर है। एक बच्चा पूछ रहा है सर कैसे डिफाइन करें कि कॉम्प्लेक्स में एनो न्यूट्रल है या अनायन, वो सब पता लग जाएगा, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, यहां तक बात क्लियर थी। अब हम नेमिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स को ही आगे कंटिन्यू करते हैं, और नेमिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स से ही कई सारे कॉम्प्लेक्स के नाम को करना स्टार्ट करते हैं। हमने 3 नाम किए थे, चौथा नाम आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। फटाफट इस कॉम्प्लेक्स का नाम मेरे को बताइए, फटाफट इस कॉम्प्लेक्स का नाम मेरे को बताइए। COEN होल थ्राइस, और इस पूरे पे Cl3। चलिए इसका नाम बताइए, फटाफट इसका नाम मेरे को बताइए। चलिए देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। सर किलेशन बता दो। किलेशन तो बताया था, कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड होगा वो, या पॉलीडेंटेड होगा वो, क्या करेगा सर, वो रिंग बनाएगा, उस रिंग को ही किलेट रिंग बोलते हैं, और इस फेनोमेना को किलेशन बोलते हैं। सिंपल। जब आप किसी को दोनों हाथ से पकड़ोगे ना, तो आपने उसको जकड़ रखा है। सर डीपीपी में एक क्वेश्चन है, NO को +1 मान। अब NO के ना 2-3 कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे NO का एक कॉम्प्लेक्स होता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है। ऐसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस में हमें ये चीजें देखने को मिलता है। तो इसका नाम क्या होगा भैया, बोलो बताइए। इसका IUPAC नाम लिखना है। हाँ, IUPAC नाम इसका क्या होगा। आप लोगों ने NCERT से रिलेटेड सारे सवाल प्रैक्टिस करने की कोशिश करी, इसका IUPAC नाम अगर लिखने जाएंगे तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसको बोलेंगे ट्राई इथिलीन डाई अमीन, है ना। देखो अगर मैं ईमानदारी से बोलूं तो इसका नाम ट्राई इथिलीन डाई अमीन नहीं होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका नाम ट्रिस इथिलीन डाई अमीन भी लिखना गलत है। इसका सही नाम क्या होगा, देखिए, द करेक्ट नेम टू दिस कॉम्प्लेक्स विल बी ट्रिस इथेन 1,2 डाईअमीन। ठीक है, ट्रिस इथेन 1,2 डाईअमीन। फिर अभी आप देखेंगे सर इस पे, इसके खोपड़े पे कितना चार्ज है, कैसे निकालेंगे। तो सर कोबाल्ट पे मान लेते हैं चार्ज x है, EN पे चार्ज 0 होता है। सर हमने देख रखा था इथिलीन डाईअमीन इज नॉट अ चार्ज लिगेंड, ये चार्ज नहीं होता है। और उसके बाद 3 क्लोराइड है, हर क्लोराइड पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। ये किसके बराबर, 0 के बराबर। तो x किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलेंगे x हो जाएगा +3 के बराबर। तो फिर आगे लिखेंगे कोबाल्ट, मतलब इस पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हुआ कोबाल्ट। कोबाल्ट के साथ क्या लगाएंगे, 1 2 3, और लास्ट में क्लोराइड। क्या लगाएंगे सर, लास्ट में क्लोराइड। हम कभी भी काउंटर आयन का नंबर नहीं लिखते, हम कभी भी छोटे वाले आयन का नंबर नहीं लिखते, किसी आयन का नंबर नहीं लिखा जाता कि ये 2 है या 3 है, लीगेंड का नंबर लिखा जाता है बस। किसका नंबर लिखा जाता है, लीगेंड का नंबर लिखा जाता है। कितने लोगों का मैच कर गया, फटाफट मैच या दिल बना दे, फटाफट एक बारी क्लोरोफिल वाला दिल बना दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जितने लोगों का मैच हो गया एक बारी फटाफट क्लोरोफिल वाला दिल बना दीजिए, फिर हम आगे इसकी चर्चा करते हैं, फिर हम आगे इसकी चर्चा करते हैं। ये क्या है, ये जादू है। हाँ, ये क्या है, अच्छा यहाँ, अच्छा अच्छा ठीक ठीक, मैं मेरे को लगा पता नहीं क्या चल रहा है। अच्छा यहाँ आंटिफिकेशन चल रहा है, आंटिफिकेशन चालू हो चुका है। हाँ बिल्कुल ठीक है ना सर, मैच कर गया। अब आइए दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं, 4 नंबर के बाद 5 नंबर पे चलते हैं। 5 नंबर में आपका एग्जाम्पल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैंने लिया क्रोमियम NH3 होल थ्राइस, ठीक है, फिर Cl3। चलिए फटाफट इसका नाम बताइए, फटाफट इसका नाम बताइए। हाँ जी, इसका नाम तुरंत से बता दीजिए, देखें इसका सही नाम कौन बताता है। हाँ, हेलीकॉप्टर लैंडिंग इज नॉट अलाउड, पैरासूट वाली लैंडिंग इज नॉट अलाउड। चलिए, मतलब कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं क्या बोलते हैं, जैसे हमारे पास है ना ये 9th के लिए नीव बैच है, 10th के लिए उड़ान बैच है, तो कहीं मैं उस
बैच में तो नहीं आ गया, उस बैच के बच्चे तो नहीं आ गए इसमें। क्या आज हम भी पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ जी, इसका नाम बताइए। सबसे पहले आप क्या करेंगे सर, सबसे पहले सेंट्रल मेटल, देखो तरीका क्या होना चाहिए, सीएमए पहचान लो, सीएमए के बाद चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर पहचान लो। तो आप बोलोगे सर अगर हम निकालेंगे तो आप बोलोगे सर ये है क्रोमियम, क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा X प्लस, अमोनिया पे कोनो ऑक्सीडेशन नहीं होता NH3 पे, उसके बाद हम करेंगे 3 क्लोराइड, क्लोराइड पे -1 होता है, ये सब बराबर किसके, 0 के। X किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलेंगे X बराबर हो जाएगा +3 के। X अगर +3 के बराबर है तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इस पे -3, खोपड़े पे 0 चार्ज, मतलब हम इसको पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स के तरह ही ट्रीट करेंगे, इसको हम पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स के तरह ही ट्रीट करेंगे। तो इसका नाम आप क्या बोलेंगे, यू विल जस्ट टेक, इसका नाम होगा सर, अब हमारे पास कितने, 2 लिगेंड, एक आमीन और दूसरा क्लोरो, तो इसका नाम होगा ट्राई क्लोरो, या सॉरी ट्राई आमीन, ट्राई क्लोरो, और फिर क्रोमियम। कितने लोगों का मैच कर गया, फटाफट बताइए, कितने लोगों का मैच कर गया, यस सर मैच 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 मैच, दिल बना दो फटाफट, कितने लोगों का मैच कर गया। ट्राई आमीन, ट्राई क्लोरो, या क्लोराइड नहीं बोलेंगे, या तो क्लोरो बोलेंगे या क्लोराइडो बोलेंगे, दोनों चलता है, या तो ट्राई क्लोराइडो बोलेंगे या ट्राई क्लोरो बोलेंगे। आप बोलोगे सर आप बार बार क्लोरो क्यों लिख रहे हो, अरे क्लोराइडो और क्लोरो में क्लोरो लिखना आसान है, छोटा होता है बस इस वजह से। हाँ जी, कितने लोगों का मैच कर गया। अब अगर मैं बोलूं कि अरे नहीं नहीं, ये यहां पे ना आपने एक मिस्टेक कर दी है, अब अगर मैं बोलूं कि यहां पे आपने एक मिस्टेक करी है, तो आप में से कितने लोग बता सकते हैं क्या मिस्टेक करी है, बताओ। हाँ जी, आप में से कितने लोग ये बता सकते हैं कि क्या मिस्टेक करी है, बोलिए। सर क्रोमेट नहीं होगा, क्रोमेट कैसे होगा दीदी, क्रोमेट नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि इस पे न्यूट्रल है, ये पूरा पूरा खोपड़ा जो है ना, इसका मतलब बढ़ के ब्रैकेट के ऊपर अगर पॉजिटिव या 0 चार्ज हो तो हमेशा उसका नॉर्मल नाम लिखते हैं, 8 तभी लगाते हैं जब उस पर नेगेटिव चार्ज हो। बताइए, आयन, आयन तो है ही नहीं, इस पूरे पे 0 चार्ज है, आयन तो है ही नहीं सर, इस पूरे पे 0 चार्ज है, और क्रोमेट तो लिखेंगे नहीं, आयन क्यों लिखे, अरे अगर किसी पे पूरे पे चार्ज ही नहीं आया, 0 चार्ज है, उसको आयन क्यों लिखेंगे, ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसमें आयन वायन लिखने का कोई ये नहीं है, इसमें ये तो न्यूट्रल आयन है, इसमें आयन वायन लिखने का कोई सीन नहीं है। हाँ जी बताइए, बोलिए। गैप, अरे गैप वैप नहीं, इसमें गलती क्या करी है, इसमें गलती आपने यहां पे करी है, यहां पे, इसका सही स्पेलिंग क्या होगा, ये जो आपने लिखा है ना, इसका सही स्पेलिंग क्या होगा, ऐसे होगा, ए, फिर इस वाले एम को पहले लिखेंगे, फिर इस वाले एम को लिखेंगे, अब हुआ सही, समझे। हाँ अब हुआ सही, पहले कौन सा एम लिखेंगे, पहले ये वाला एम लिखेंगे फिर ये वाला, ये गलती करी थी तुमने। अब मेरी बात क्लियर है, बताओ, तो ऐसे गलती ना करें प्लीज, डोंट डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक। चलो एक और देखते हैं ना, एक और देखते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, चलो 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर की बात करें तो हम ले लेते हैं Pt NH3 होल 4 ClBr, इसका नाम फटाफट बताइए, Pt NH3 होल 4 ClBr। मोए मोए है, कुछ नहीं यार, हाँ भारी मिस्टेक हो गया, ध्यान रखना। ऐसे ही मान लो कल को तुम्हें किसी का, जैसे मान लो तुम्हें नाम लिखना है पूजा, तो ध्यान रखना कि ये वाला ओ पहले आएगा और ये वाला ओ बाद में आएगा, ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। चलिए इसका नाम बताइए, इसका नाम सही लिखना भाई, सही हम सही जगह। ये क्या हुई, गला में पानी आ गई। चलो इसका नाम करते हैं। आप बोलोगे सर सबसे पहले देखो, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, ब्रोमीन के ऊपर माइनस, इन दोनों के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो हम इस पे अगर चार्ज मानेंगे X प्लस, अमोनिया पे तो कोई चार्ज है नहीं सर, तो 4 × 0,
आप बोलेंगे -1, -1 ये पूरा 0 के बराबर, क्योंकि ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2। इसका मतलब प्लैटिनम पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 का है। और इसका जब आप नाम लिखेंगे, तो क्या बोलेंगे सर, इसमें 4 NH3 है, तो दिस इज टेट्रा आमीन, दिस इज टेट्रा आमीन। उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम आ गया, सीधा सेंट्रल मेटल एटम आ गया, तो आप लिखेंगे प्लैटिनम, और प्लैटिनम पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितने का है, 2 का है। और फिर लास्ट में हम लिखेंगे क्लोराइड ब्रोमाइड या ब्रोमाइड क्लोराइड। तो आप इसमें बोलेंगे सर इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर अपन फॉलो कर लेते हैं, यहां पे भी है ना, तो दिस इज ब्रोमाइड क्लोराइड। और ये क्योंकि काउंटर आयन है तो इनको क्लोराइडो और ब्रोमाइडो मत लिखना। बहुत सारे बच्चे, इसको एग्जांपल देने का मेरा बस यही मकसद था कि यहां पे तुम्हें ब्रोमाइड और क्लोराइड नहीं लिखना है। सर -2 कैसे आया, अबे क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, क्लोरीन तो Cl नेगेटिव के फॉर्म में ही होगा ना काउंटर आयन में, ब्रोमीन Br नेगेटिव के ही फॉर्म में होगा ना यार, आयन पे तो चार्ज मैच करना चाहिए ना तुम्हारा। चलो कॉपी कर लिया, बोलो 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 बोलो, कॉपी कर लिया, मेरी बात क्लियर है, जल्दी से बताइए यस और नो, यस और नो, यस और नो। हाँ इसमें एमएम सही लिखा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या ये बात क्लियर है सभी को? अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। अब इसको, अभी तक तो ठीक था सर, सब नॉर्मल चल रहा था, अभी तक तो सब नॉर्मल चल रहा था। अब लेवल को एक स्टेप ऊपर लेके चलते हैं, लेवल को एक स्टेप ऊपर लेके चलते हैं, और अब आते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में जिसके पास कटायनिक और अनायनिक दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स का हो। या एक कॉम्प्लेक्स और करते हैं 7 नंबर पे, LiAlH4। चलिए इसका नाम बता दीजिए, ये एक कॉम्प्लेक्स का नेमिंग और करते हैं, और इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। सर x -2 आएगा ना, अरे -2 कैसे आ रहा है भाई, ये 4 इंटू 0 है, 4 इंटू 0 तो 0 हो गया, -1 अगर उधर जाएगा तो ये तो +2 हो जाएगा ना भाई साहब। मतलब इनको भी चौथी कक्षा का मैथ बताना पड़ेगा। हाँ जी बोलो, तो इसका नाम क्या होगा सर? आप बोलोगे अरे सर इसका नाम तो हमें पता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये H- डोनर है, कहीं पे भी ये दिखता है ना, इसका एक ही काम होता है, क्या सर? रिडक्शन कराना। सर रिडक्शन कराना है ना, ऑर्गेनिक में कहीं पे दिखेगा, इनऑर्गेनिक में भी कहीं दिखेगा, ये बस H- डोनर है सर। ये H- दे करके जनरली सब्स्टिट्यूशन करवाता है H- का किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ। बताइए क्या हो जाएगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इसका बोलचाल के भाषा का नाम है। इसका आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए बोल रहा हूं, तो आप आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे सर? तो सबसे पहले ये काउंटर आयन है, लिथियम पे +1 चार्ज होता है, इस पे -1 हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम पे चार्ज कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। हमने बोला लिथियम इज +1 प्लस एल्यूमिनियम का x, और हाइड्रोजन पे -1 चार्ज होगा, तो +4 इंटू हर हाइड्रोजन पे -1 बराबर 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? +3। वैसे भी एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा 0 में हो सकता, बाकी किसी में होगा नहीं। तो आप बोलोगे सर अच्छा इसका नाम अब अपन लिख देते हैं लिथियम। लिथियम के बाद अगर अपन आगे बात करें तो फिर हम क्या करेंगे सर? फिर हम कॉम्प्लेक्स, अभी कॉम्प्लेक्स पार्ट आ गया, तो कॉम्प्लेक्स में हम लिखेंगे सबसे पहले लीगेंड। कितने लीगेंड है? 4। तो आप बोलोगे टेट्रा हाइड्रो। अब यहाँ पे ना हाइड्रो की जगह हाइड्राइडो लिखते हैं, क्योंकि हाइड्रो लिखने में ना अच्छा नहीं लगता। कोई नाम अगर लिखने में अच्छा नहीं लगे, किसी का नाम अगर बहुत अच्छा ना लगे, तो उसको हम थोड़ा सा लंबा नाम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर हम क्या बात करें सर, लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो, फिर ये एल्यूमिनियम नहीं होगा, ये एल्यूमिनेट होगा, क्योंकि इस पूरे इस बड़े के डब्बे के इस बड़े ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो आप यहां से बोलेंगे दिस इज एल्यूमिनेट, दिस इज एल्यूमिनेट, और एल्यूमिनेट पे 1 2 3 डंडा बना के छोड़ देंगे। ये हो गया इसका नाम। कितने लोगों का मैच कर गया? फटाफट दिल बना दीजिए, बहुत बढ़िया, दिस इज एल्यूमिनेट, बहुत ही बढ़िया। लिथियम टेट्रा हाइड्रो, हाँ हाइड्रो की जगह हम हाइड्राइडो लिखना यहाँ पे प्रेफर करेंगे, क्योंकि हाइड्रो उतना अच्छा नहीं लगता है। हाइड्रो ऐसा लगता बम की बात कर रहे हैं। हमारे बीच एक बहुत ही परमात्मा टाइप के लोग जुड़ चुके हैं, जो ज्ञान बांट रहे हैं, जिनका नाम है कार्तिकेय कुमार। कार्तिकेय कुमार को आज ही ज्ञान प्राप्ति हुई है। वो पेड़ के नीचे बैठे थे सुबह सुबह, है ना, तो कबूतर से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऊपर कबूतर बैठा था, कबूतर ने उनके खोपड़े पे 3 4 ज्ञान गिराया ऊपर से, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और वो कमेंट बॉक्स में ज्ञान बांट रहे हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। बहुत बढ़िया।
हाँ सर हाइड्रोजन पे -1 कैसे? अरे दीदी भैया, आप लोगों को लीगेंड तो लिखवा रखा है ना पिछले पेज पे, H के ऊपर -1 होता है, H के ऊपर -1 होता है। चलो 8 नंबर पे चलते हैं, अब मजेदार कॉम्प्लेक्स लेते हैं, PTNS3 होल 4, PTCl4। हाँ जी, इसका नाम बताओ, इसका नाम कैसे करेंगे? ऐसे कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे करेंगे ये बताइए, ऐसे कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे करेंगे? हाँ बोलो भाई, ऐसे कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे करेंगे? तो अगर तुम इस तरीके के कॉम्प्लेक्स की बात करो तो तुम्हें साफ साफ क्या दिख रहा है, मैं तुम्हें प्रॉब्लम बता देता हूं क्या होगा। तुम्हें साफ साफ दिख रहा है सर कि देखो हमें ना लीगेंड चमक रहा है, हमें लीगेंड चमक रहा है, हमें सेंट्रल एटम चमक रहा है, सेंट्रल एटम भी चमक रहा है। दिक्कत बस एक है, दिक्कत बस एक ही है सर। दिक्कत क्या है? आप बोलोगे दिक्कत यहां पे बस एक ही है कि दोनों कॉम्प्लेक्स पार्ट है सर, इधर भी कॉम्प्लेक्स है, इधर भी कॉम्प्लेक्स है। किसको कटायन माने, किसको अनायन माने, ऐसे खूब सारे सवाल आपको मिलेंगे, ऐसे खूब सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा सवाल कभी भी तुम्हें जीवन में टकरा जाए, ऐसा सवाल कभी भी तुम्हें जीवन में टकरा जाए, तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें आरबीआई लगानी है। क्या करना है सर? आरबीआई, हैशटैग आरबीआई। आप क्या करेंगे जब कटायनिक अनायनिक मतलब दोनों पार्टी कॉम्प्लेक्स है, हम क्या करेंगे सर? सबसे पहला काम करेंगे, सबसे पहले क्या करो सर, लीगेंड पे टोटल चार्ज निकाल दो, फाइंड टोटल चार्ज ऑन लीगेंड, फाइंड टोटल चार्ज ऑन लीगेंड। आप लीगेंड पे टोटल चार्ज निकाल लो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, चार्ज ऑन द CMAs, चार्ज ऑन both the central metal atom will be equal to, किसके बराबर होगा सर? दोनों पे CMA, दोनों सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे विल बी इक्वल टू दी चार्ज ऑन ऑल द लिगेंड्स। लिगेंड्स, बट साइन इज रिवर्स्ड, साइन हमें उल्टा करना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। उसके बाद फिर तीसरा पॉइंट पे क्या ध्यान रखेंगे? तीसरा पॉइंट पे, ये पॉइंट जनरली लागू हो जाता है कि इन जनरल, इन जनरल both the CMA will take up equal charge, if not find charge by charge balance method। अब तुम बोलोगे सर ये क्या लिखा दिया, ये तो देख के डर लग गया सर, ये तो देख के डर लग गया कि क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। सुनते जाइए, समझते जाइए। सबसे पहले स्टेप की बात करते सर, टोटल नेगेटिव चार्ज निकालो, टोटल लीगेंड पे चार्ज कितना है। तो मैंने बोला इस कॉम्प्लेक्स पे लीगेंड के पास टोटल कितना चार्ज है भाई? बोल, लीगेंड के पास टोटल कितना चार्ज है? जल्दी से बताएंगे, लीगेंड पे कितना चार्ज है भाई, लीगेंड पे कितना चार्ज है? बोलो 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 बोलो। बहुत बढ़िया, कुछ लोग सही कर रहे हैं, कुछ लोग गलत कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ सही कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, बहुत सारी बातें। लीगेंड पे कितना चार्ज है सर यहाँ पे टोटल? आप बोलोगे सर 4NH3, कोई चार्ज नहीं सर, 4Cl। लीगेंड पे चार्ज आया -4, लीगेंड पे चार्ज आया कितना? -4। इसका मतलब सेंट्रल मेटल एटम पे कितना चार्ज होगा? आप बोलोगे CMA पे जो चार्ज होगा ना वो यही होगा, लेकिन साइन बदल दो, +4। +4 साइन जैसे ही आया, सबसे पहला तुम्हारा कर्तव्य यह है कि दोनों पे +2 बांट दो, इसको हाफ हाफ बांट दो, आधा आधा कर दो, हाफ प्लेट बांट दो सब। हाफ प्लेट मतलब दोनों को आधा आधा दे दो।
तो आप एक बार चेक कर लो कि अगर मान लो मैं इसको +2 देता हूं, अगर मान लो मैं इसको +2 देता हूं, इसको भी +2 देता हूं, इस पूरे के ऊपर कितना चार्ज आएगा सर? यहां +2 यहां 0, इसके ऊपर आया +2 सर, यहां +2 यहां -4, इसके ऊपर आया -2, +2 और -2 आपस में बैलेंस हो गए, हमारा काम हो गया सर, हमें पता लग गया दोनों प्लैटिनम पे +2 चार्ज है। जैसे हमें पता लगा, हमें यह भी पता लग गया कि सर इसके पूरे पे, इस पूरे पे प्लैटिनम और कॉम्प्लेक्स को लेकर के +2 चार्ज आएगा। इस पे कॉम्प्लेक्स में मतलब अगर हम सेंट्रल मेटल एटम को देखें तो इस पे +2 है, इस पूरे पे -4 है, +2 में -4 जोड़ेंगे तो इसके ऊपर -2 चार्ज आएगा। ये अनायनिक पार्ट है, ये कटायनिक पार्ट है। कभी भी दो कॉम्प्लेक्स एक साथ जुड़े हो तो हमेशा याद रखना, लेफ्ट वाला कटायनिक होगा, राइट वाला अपने आप अनायनिक होगा। तो आप पहले कटायनिक पार्ट का नाम लिखना पड़ेगा। कटायनिक पार्ट का नाम लिखेंगे सबसे पहले लिगेंड जो कि है टेट्रा, बोलते जाएंगे सर सभी लोग, टेट्रा आमीन। टेट्रा अमीन के बाद हम क्या लिखेंगे? अब ये प्लैटिनम है तो वी विल राइट प्लैटिनम, और प्लैटिनम के ऊपर चार्ज कितना है सर? 2 है। उसके बाद अगर हम इधर चल जाए सर इस कॉम्प्लेक्स में, तो आप बोलेंगे सर इस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास अनायन जो है वो क्लोराइड है, तो यहां पे हम लिखेंगे टेट्रा, मतलब ये स्मॉल ही लिखेंगे, कैपिटल तो नहीं लिखते कहीं पे भी बीच में, टेट्रा क्लोरो, और फिर अब ये प्लैटिनम की जगह प्लैटिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स को बिलोंग करता है। तो इसके बाद लिखेंगे प्लैटिनेट 2। कितने लोगों को चमक गया बताइए? 2-3 एग्जांपल और करेंगे और अच्छे से आपको समझाएंगे। बताइए कितने लोगों को ये बात क्लियर हो गई? जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, अभी 2-3 एग्जांपल और करेंगे, अभी 2-3 एग्जांपल और करेंगे। मैं कमेंट में देख रहा था कुछ लोग इसको प्लैटिनम लिख रहे हैं, इसको भी प्लैटिनम लिख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे +1 यहाँ पे +3 दे रहे हैं, है ना, कुछ लोग यहाँ +3 यहाँ +1 दे रहे हैं। नहीं सर, सबसे पहला आपका कर्तव्य है कि दोनों पे बराबर चार्ज बांटो। अगर बराबर चार्ज आने पे चीजें सही नहीं आ रही है तब दिमाग लगाओ, वरना दिमाग लगाना नहीं है सर। बराबर चार्ज बांट के एक बार देख तो लो, एक बार देख तो लो। एक और एग्जांपल करने के लिए अगर आप तैयार है तो फटाफट कॉपी पे सीके लिख दीजिए। फिर अगला एग्जांपल कम से कम 3-4 एग्जांपल हम और करेंगे, उसके बाद नॉमेनक्लेचर वाले पार्ट से ही आगे बढ़ेंगे। और नॉमेनक्लेचर वाले पार्ट का एक बहुत ही बेहतरीन एस्पेक्ट मैं आपको दिखाऊंगा जो शायद आप आज तक आपने नहीं देखा होगा। नॉमेनक्लेचर वाले पार्ट का एक बहुत ही बेहतरीन एस्पेक्ट मैं आपको आज बताऊंगा जो आपने नहीं देखा होगा, या देखा होगा, सॉल्व भी किया होगा, बट उसके बारे में थोड़ा बहुत नई बातें आपको पता चलेंगी। 8 नंबर के बाद 9 नंबर पे चलते हैं। 9 नंबर की अगर हम बात करें, 9 नंबर की अगर हम बात करें तो 9 नंबर पे मैं ले लेता हूं CuH2O होल 4 ZnCl4। बताइए इसका नाम क्या करेंगे? जल्दी से बताइए सर, जल्दी से बताइए इसका नाम कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर यहां पे भी 2 हिस्सा है, इधर भी, दोनों तरफ 2 अलग अलग मेटल हैं। अरे कोई बात नहीं, टोटल लीगेंड पे टोटल चार्ज, भैया लीगेंड का हिसाब किताब करो। लीगेंड बोलेगा मेरे पास टोटल 0 चार्ज है और -1 × 4 -4 चार्ज है, तो CMA पे टोटल चार्ज का हिसाब किताब करो। आप बोलोगे +4, हाफ प्लेट दोनों को बांट दो। आप बोलोगे सर कॉपर ले जा भाई 2+2, जिंक ले जा भाई 2+2। एक बार इन दोनों को +2+2 लगा के चेक कर लो कि मामला सेट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कॉपर +2 है सर तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे +2 आएगा। अगर जिंक +2 है सर तो +2 और माइनस, दिस इज +2 दिस इज -4, ये मिला के -2 आएगा। इसके ऊपर -2 इसके ऊपर +2, क्रिस क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस कर लिया, अपने आप आ गया। आप बोलोगे बहुत बढ़िया सर, इसका मतलब है ये दोनों ही सेंट्रल मेटल व +2 चार्ज रखे हुए है। और क्योंकि ये +2 चार्ज रखे हुए, अब इसका नाम क्या हो जाएगा सर? जल्दी से लिखते हैं। आप बोलोगे सर दिस इज एक्वा, तो दिस इज टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा सर? आप बोलेंगे दिस इज कॉपर 2, और फिर इधर अगर हम आ जाए तो ये क्या है सर? साइनो या साइनाइडो, जो भी लिख लो, टेट्रा साइनो, साइनाइडो भी लिख लो, गलती नहीं होगी, उसको गलत मत मानना। और जिंकेट 2। कितने लोगों का मैच कर गया फटाफट बताइए, कितने लोगों का मैच कर गया फटाफट बताइए। टेट्रा एक्वा कॉपर 2, टेट्रा साइनो जिंकेट 2। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। क्या मेरी बात सभी को क्लियर है? बोलिए। इस तरीके से आप नाम लिखेंगे। एक और एग्जांपल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा 10 नंबर पे, Cr
NH3 होल 6 Cr CN होल 6। चलिए इसका नाम बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लगभग सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। जब तक आप इसका नाम बता रहे हैं मैं कुछ कॉमन डाउट्स देख लेता हूं। सर चार्ज कैसे निकालना है? अरे चार्ज सिंपल है। आप बोलोगे सर मेटल को छोड़ दो, लीगेंड पे चार्ज कैसे निकालना है? जोड़ जोड़ के ऐड करना होता है भाई। चार्ज कैसे निकालना? चार्ज के लिए कोई जादू थोड़ी है। चार्ज निकालने का तरीका है एडिशन। एडिशन आना चाहिए आपको सही से। जिसको एडिशन आता है वो चार्ज निकाल लेगा। -1 में -2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये जिसको आता है ये हिसाब किताब जो कर लेगा उसको कभी चार्ज में दिक्कत नहीं आएगी। सर एल्यूमिनेट पहले नहीं आ सकता है क्या? एल्यूमिनेट पहले क्यों आएगा? हम पहले कटायनिक पार्ट का नाम लिखते हैं फिर अनायनिक पार्ट का। जो भी कॉम्प्लेक्स होता है उसमें सेंट्रल मेटल का नाम एकदम लास्ट में लिखा जाता है, पहले लीगेंड का नाम लिखते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये तो रूल वायलेट कर रहा है। सर क्वेश्चन 5 में एम का मिस्टेक नहीं समझ आया, स्पेलिंग फिर भी वही रहेगी। अरे वो मजाक था, दैट वाज अ जोक। दीदी तो सीरियस ले गई। सर क्वेश्चन 7 का ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन 7 कौन सा है भाई? क्वेश्चन 7 का ऑक्सीडेशन नंबर 2 कैसे होगा भाई? मेरे को भी एक बार ही निकाल के दिखा दे। तू अगर ला रहा है तो मेरे को भी एक बार ही दिखा दे। ये वाला जादू मैं भी सीखना चाहेगा। ये जादू तो मैं भी सीखना चाहेगा। हाँ भाई, इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लीगेंड पे टोटल चार्ज निकालेंगे। कितना होगा? आप बोलोगे सर देखो NH3 पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, Cn के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो 6 Cn का मतलब है लीगेंड भाई साहब ने टोटल चार्ज अपने जेब में रख रखा है -6। ठीक है, लीगेंड पे अगर टोटल -6 है तो CMA पे टोटल कितना होना चाहिए? आप बोलेंगे +6, तो हाफ प्लेट दोनों तरफ बांट दो, मतलब +3 और +3। इसका मतलब क्रोमियम ये +3 में है, क्रोमियम ये भी +3 में है। इस पूरे पे +3, इस पूरे पे -3 हो जाएगा। अगर चार्ज थोड़ा सा भी तुम्हें लिखना बैलेंस करना आता है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा सर? आप बोलेंगे इसका नाम हो जाएगा टेट, सॉरी, हेक्सा आमीन। हेक्सा आमीन के बाद क्रोमियम 3, और फिर हेक्सा साइनो या साइनाइडो क्रोमेट 3। कितने लोगों को चमक गया? दिल बना दीजिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, अगला छोटा सा कॉन्सेप्ट, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। कितने लोगों को चमक गया सर? बताइए कितने लोगों को चमक गया? यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों पे 3 और 3 होगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग अभी भी 2 लिख रहे हैं, कुछ लोग 2 से उबर ही नहीं पाए हैं। कितने लोगों को चमक गया? एक बार फटाफट दिल बना दीजिए, दिल का बरसात कर दीजिए, क्लोरोफिल वाला दिल। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? बताइए। किसी को कोई डाउट? डाउट देख लेते हैं फिर भी। सर 8th में प्लैटिनेट का ये पी कैपिटल क्यों है? अरे कहीं पी कैपिटल नहीं है भाई, गलती से लिख दिया। अगर कहीं लिख दिया है तो बस वो मेरी, मतलब मेरे ना इनहेबिटेंट ऐसा है कि यार क्या होता है ना, अपन जैसे मेटल वेटल का नाम लिखते हैं तो आपको पता है ना, बचपन से पढ़ाया गया, कभी भी नाउन लिखो तो कैपिटल लिखो, तो वो हो जाता है। कभी भी नाउन लिखो तो कैपिटल लिखो, वो हो जाता है। ऐसा है ना, बस ये रीजन है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। सब स्मॉल है यार, सब स्मॉल है, मैं पहले ही बोल रहा हूं। सर किस पे कौन सा चार्ज होगा ये कैसे पता करेंगे? लीगेंड पे चार्ज मैंने आपको बता रखा है, बहुत सारे लीगेंड पे चार्ज मैंने आपको बता रखा है। आपके पास मॉड्यूल होगी, मॉड्यूल में बहुत सारे लीगेंड पे बहुत सारा चार्ज ऑलरेडी दे रखा है। क्या ये बात क्लियर है? बताइए। चलिए इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं, एक थोड़ा सा कठिन सवाल करें। एक थोड़ा सा कठिन सवाल करें, बताओ। एक थोड़ा सा कठिन सवाल करते हैं। देखिए ये अपन करते हैं, पीटी NH3 होल 4, ठीक है, PTCl6, PTNH3 होल 4, PTCl6, इसका नाम बताओ तो मजा आएगा।
इसका नाम बताओ, तब मजा आएगा। इसका नाम बता दो, तब मजा आएगा। PTNS3 होल 4 PTCl6। अब यहां पे ना कुछ कुछ कॉन्सेप्ट यूज होंगे जो हमने पहले पढ़ रखे हैं, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट यहां पे यूज होंगे। इसमें अगर आप देखेंगे आप क्या बोलेंगे सर, देखो लॉजिकली अपन देखते हैं, इसमें अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे सर टोटल लीगेंड पे चार्ज कितना है, तो लीगेंड पे चार्ज है टोटल -6। सर सेंट्रल मेटल एटम पे कितना हो जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम पे हो जाएगा +6। दोनों प्लैटिनम पे अगर हम +3 डाल देते हैं तो दोनों प्लैटिनम पे +3 बन जाएगा, आप कॉम्प्लेक्स का नाम भी लिख दोगे। लेकिन सावधान, सतर्क रहिए, सावधान और सतर्क रहिए एक बात से। बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा, बात क्या है ध्यान से सुनिएगा। सर अगर हम यहां पे देखें तो इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 है, इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6 है। मैंने आपको बता रखा है सर, मैंने आपको बता रखा है सर कि प्लैटिनम जो है ना, प्लैटिनम जो है वो अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है, और प्लैटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर किसका रखता है, 4 का, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर किसका रखता है, 6 का। इसका मतलब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इस पे चार्ज +4 होना चाहिए, तो यहां पे इस पे चार्ज आएगा +4 और यहां पे इस पे चार्ज आएगा +2। एक बार +4 और +2 के हिसाब से देख लो क्या ये बैलेंस है। लिगेंड तो न्यूट्रल हो गया, अरे लिगेंड कैसे न्यूट्रल हो गया, Cl पे कोई चार्ज नहीं होता है क्या, कैसी बात कर रहे हो यार तुम लोग, नशा उशा करके आए हो कहा। और लीगेंड तो न्यूट्रल हो गया, और ये कम से कम 6-7 लोगों का कमेंट पढ़ लिया मैंने, लीगेंड कैसे न्यूट्रल हो रहा है भाई। तो यहां पे ये बात समझ लो, तो इसका सही नाम क्या होगा, इसका सही नाम होगा, देखो ध्यान से, प्लैटिनम, ये सॉरी प्लैटिनम लिख रहा हूं मैं, टेट्रामीन, टेट्रामीन प्लैटिनम 2, और फिर दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स क्या है सर, आप बोलेंगे हेक्साक्लोरो प्लैटिनेट 4। ये कुछ केसेस हैं, ये कुछ केसेस हैं जो जनरली नीट में तो नहीं पूछे जाने चाहिए, ये थोड़े से एडवांस टाइप के सवाल हैं, थोड़े कठिन लेवल के सवाल हैं सर। हाँ देखो यहाँ पे हमारे बीच फिर से आंटिफिकेशन चालू हो गया है ना। कुछ लोग तो आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग हैं जैसे जिनका नाम है मुस्कान खान, उनके घर वालों ने बोल रखा है उनको कि तुम टेंशन मत लो बेटा, तुम्हारे लिए डॉक्टर लड़का खोज रखा है, तुमको डॉक्टरी करने की कोई जरूरत है नहीं, है ना। हाँ देखो, अब ऐसे में मेरे को कभी कभी मन पता है क्या करता है कि इनको ब्लॉक करवा देता हूँ, क्योंकि ये पढ़ेंगे तो है नहीं। घर वालों के पास किसी 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 घर वालों के पास ज्यादा पैसा भी होता है यार, किसी किसी के, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर वालों पे बहुत पैसा होता है, तो उनको लगता है पढ़ लिख के कोई क्या करेगा। पढ़ाई लिखाई तो उनके लिए जरूरी है ना यार, जिनको पता है कि कल को अगर मैंने नहीं पढ़ाई करी तो और हमारे पास कोई उपाय नहीं है, कोई दूसरा चारा नहीं है पढ़ाई लिखाई के अलावा, है ना। हाँ हमारे पास तो भाई पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, अगर करेंगे तो कुछ बन जाएंगे खुद ही, है ना, अगर करेंगे तो बन जाएंगे कुछ भी। और कुछ लोगों के पास बहुत इतना पैसा भी होता है कि अरे तुम तो खाली नीट में नंबर लेके आ जाओ, उसके बाद तो कॉलेज में क्या कितना लगेगा, 2-3 करोड़ रुपए तो लगेंगे, अरे हैं अपने पास। हाँ चलिए, कॉपी कर लिया इसको सी के लिख दीजिए, कॉपी कर लिया इसको सी के लिख दीजिए। फिर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है ऑफ पाई एसिड लीगेंड का, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है पाई एसिड लीगेंड का। क्या होते हैं पाई एसिड लीगेंड, व्हाट आर पाई एसिड लिगेंड, तो इसके बारे में मैं तुमको अभी बस एक लाइन बता रहा हूं, बाकी हम इसको पढ़ेंगे आगे। ऐसा कोई भी लिगेंड, ऐसा कोई भी लिगेंड, एनी लिगेंड which accepts electron pair
फ्रॉम CMA बाय बैक बॉन्डिंग। इनको हम क्या कहते हैं? पाई एसिड लीगेंड कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? पाई एसिड लीगेंड। और इसका एग्जाम्पल है कार्बोनिल एंड नाइट्रोजन। ये सभी क्या करते हैं सर? वापस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, वो क्लास की सबसे बड़ी स्पैमर है, ऐसी स्पैमिंग करती है। हाँ, कोई बात नहीं यार, कुछ लोगों का घर द्वार ऐसे ही चलता है। मतलब मैं तुम्हें बताऊं ना, अभी तो तुम अपने क्या बोलते हैं, तुम लोग अभी अपने कच्ची उम्र में हो। आगे चल के तुम देखोगे, तुम्हें समझ आएगा कि कितने तरह के लोग होते हैं। मतलब इतने खाली लोग भी होते हैं कि उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इतने भी खाली लोग होते हैं, है ना। तो दो चार लोग ऐसे हैं कि मैंने उसकी गर्लफ्रेंड को देखा। बताओ। अच्छा, बैक बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा पी ब्लॉक में, आपको टेंशन नहीं लेना है। बैक बॉन्डिंग मैं ही पढ़ाऊंगा पी ब्लॉक में, ठीक है। हाँ, क्या ये बात क्लियर है? बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, इन सब टॉपिक का टेंशन मत लो, वो मैं ही पढ़ाऊंगा। ये दोनों बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए, बस इतना याद रखना। वो क्या करता है सर? वापस, जैसे एग्जाम्पल का ऐसा मतलब है, इसका मतलब एग्जाम्पल क्या है सर? कि मान लो मैं लीगेंड हूं, लीगेंड का कर्तव्य क्या है बताओ? लीगेंड का कर्तव्य क्या होता है बताओ भाई? अगर कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज द कर्तव्य ऑफ लीगेंड, व्हाट इज द सोल फंक्शन ऑफ लीगेंड, क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे सर लीगेंड का एक ही कर्तव्य है कि सीएमए को, एक ही कर्तव्य है कि सीएमए को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना। और तो कोई कर्तव्य नहीं होता ना भाई लीगेंड का, और तो कोई कर्तव्य नहीं होता है लीगेंड का। लेकिन ये कैसा लीगेंड है? ये क्या करता है सर? इलेक्ट्रॉन पे डोनेट तो करता है सर। ये कर्तव्य तो, अगर किसी के नाम पे लीगेंड लग गया है तो इसका मतलब ये काम तो वो कर रहा है। लेकिन ये इतना शातिर है, ये इतना चालाक है, वेरी चालाक ब्रो। ये क्या करता है? वापस एक लोन पेयर बैकबॉन्ड भी करवा लेता है। ये क्या करता है सर? एक लोन पेयर बैकबॉन्ड भी करवा लेता है। बैकबॉन्ड का मतलब है वापस खींच लेता है सर। मतलब उससे एक लोन पेयर खुद भी ले लेता है सर, उससे एक लोन पेयर खुद भी ले लेता है कि मैंने तेरे को दिया, हाँ तू भी मेरे को दे। समझ गए? तो इस तरीके के लीगेंड को हम क्या बोलेंगे? पाई एसिड लीगेंड कहते हैं। इस तरीके के लीगेंड को हम क्या कहते हैं? पाई एसिड लीगेंड। आपके कई सारे दोस्त भी पाई एसिड लीगेंड टाइप के होंगे, जो आपको बोलेंगे आज पार्टी तेरा भाई देगा, तुम्हें खुद 10 रुपए का समोसा खिलाएंगे और तुमसे 100 रुपए का पिज्जा खा के चले जाएंगे। समझ गए? तुमसे 100 रुपए का पिज्जा खा के चले जाएंगे, तुम्हें 10 रुपए का समोसा खिलाया और तुमसे 100 रुपए का पिज्जा खा के चले गए। ऐसे होते हैं पाई एसिड दोस्त। ये तो लीगेंड है, वो है पाई एसिड दोस्त। कॉपी कर लिया? सीख के लिखिए, फिर हम आगे चलेंगे अगले कुछ सवालों पे। सवालों के बाद फिर हम आगे के कॉन्सेप्ट, थ्योरीज रिलेटेड टू ये पढ़ेंगे, है ना। ऐसे दोस्त होते हैं, तुम्हारे बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे, तुम में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो पाई एसिड दोस्त होंगे। कि अरे सर, क्या ही बताएं, 10 रुपए के झालमुड़ी में 100 रुपए का पिज्जा खा के आया हूं। चलिए, इसके बाद हम अगले पेज पे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, द फॉर्मूला ऑफ ट्राई ऑक्सलेटो, द फॉर्मूला ऑफ ट्राई ऑक्सलेटो। क्रोमेट, सी, आयन इज, सबसे पहला ऑप्शन है Cr, C2O4 होल 3 +3, बी पे Cr, C2O4 होल 3 -3। तीसरा ऑप्शन है Cr, C2O4 होल 6 -3। और चौथा ऑप्शन है
CrC2O4 होल 3 कोई चार्ज नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय शुरू होता है अब। आपको इस आयन का फॉर्मूला सही सेलेक्ट करना है। आपको इस आयन का फॉर्मूला सही सेलेक्ट करना है। हाँ जी, बताइए, आंसर बताइए। हाँ, तो आप क्या बोलेंगे सर इसका आंसर? देखते हैं सर। सबसे पहले कभी भी अगर ऐसा लिख रखा हो, कभी भी अगर नाम लिखा हो और फॉर्मूला बनाना, तो सबसे पहले लीगेंड पहचान लो। कितने लीगेंड है सर? ऑक्सीलेटो। कितने ऑक्सीलेटो? तीन। तीन ऑक्सीलेटो कहाँ पे सर? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है सर, यहाँ पे क्रोमेट 3 है, मतलब क्रोमियम के ऊपर तो चार्ज कुछ भी है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्रोमियम जो है ना वो नेगेटिव पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स पे आना चाहिए। सर ये नेगेटिव पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये भी नेगेटिव पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नहीं है। यही आंसर हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। आइए देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर किया है। लगभग 72% लोगों ने सही आंसर किया है। बहुत ही बेहतरीन। फिर मैं रिपीट करता हूं क्या किया सर मैंने। एक बार लीडर बोर्ड चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास अक्षय महेश्वरी जी हैं, गुप्ता काव्य जी हैं, फिर हर्ष, अरुण और दीपांशु। बहुत ही बढ़िया। अगर मैं इसको देखूं, मैं फिर रिपीट करता हूं क्या किया, कैसे किया, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। सर सबसे पहले मैंने बोला अगर मेरे को लिखना भी होता तो कभी भी नाम से कॉम्प्लेक्स लिखने में सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को लिखते हैं। तो आप बोलोगे सर हम सबसे पहले लिखते हैं क्रोमियम को, क्रोमियम के बाद हम लीगेंड को लिखते हैं। कौन सा लीगेंड है सर? ट्राई ऑक्सिलेटो। तो हम लिखते हैं ऑक्सिलेटो का मतलब C2O4, टू नेगेटिव, तो C2O4 कितने हो गए? तीन। इस पूरे पे चार्ज कितना? तो आप बोलोगे सर क्रोमियम पे +3 चार्ज है। क्रोमियम इज +3 प्लस इस पूरे पे चार्ज कितना होता है सर? तो ऑक्सलेट पे -2 चार्ज होता है, ये बराबर 0। तो यहां पे आ गया +3 -6, है ना, सॉरी, +3 और -6, ये किसके बराबर आ गया सर? -3 के बराबर। आप बोलेंगे इसके ऊपर -3 चार्ज होना चाहिए था, इसके ऊपर -3 चार्ज होना चाहिए था। कितने लोगों को ये सवाल समझ में आ गया बताइए? जल्दी से दिल बनाते जाइए। सवाल का लेवल धीरे 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 कठिन करता जाऊंगा। सवाल का लेवल धीरे 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 कठिन करता जाऊंगा। अगले सवाल के लिए अगर आप तैयार हैं तो फटाफट कमेंट बॉक्स में क्लोरोफिल वाला दिल बना दीजिए। फिर हम अगले सवाल पे चलेंगे जो इससे एक लेवल कठिन होगा, उसके बाद थोड़ा और कठिन। हाँ जी, एक लेवल और ऊपर लेके चलता हूं सवाल को। देखिए बड़े ही ध्यान से, मजेदार सवाल है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये रहा। द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉपर 2, फिर हेक्सा साइनो, कॉपर 2 हेक्सा साइनो, फेरेट 2 इज, पहला ऑप्शन है CuFeCl होल 6। दूसरा ऑप्शन है Cu2FeCl होल 6। तीसरा ऑप्शन है CuCFeCl होल 6 टू। चौथा ऑप्शन है CuFeCl या CuCN2FeCN होल 6। चलिए बताइए, आपका समय शुरू होता है अब। इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा? इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा? फटाफट बताइए, तुरंत बताइए।
ये अच्छा सवाल है सर, पहला वाला सवाल तो बहुत इजी था, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। और फिर इसमें मैं आपको कुछ आरबीआई दूंगा कि जो बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए, बॉम्बे देखते हैं। तो अगर हमें इसको लिखना है तो कैसे करेंगे, ऐसा कभी भी सवाल हो ना नाम से कॉम्प्लेक्स लिखने का, तो सबसे पहले तुम सारी चीजें लिखते जाओ। देखो, अगर तुम देखोगे तो ये कॉपर 2 लिखा हुआ है, कॉपर 2 के पहले कोई लीगेंड का नाम लिखा हुआ है, आप बोलोगे नहीं सर, अगर लीगेंड है ही नहीं तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं है सर। आयन लिखने के लिए कह रहा है, कॉपर क्योंकि +1 +2 दोनों में रहता है, तो यहां पे इसी मेंशन कर दिया इसका चार्ज कॉपर +2। फिर हम बोलेंगे सर हेक्सासाइनो लिख रखा है, मतलब ये हमारा कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है। हेक्सासाइनो और फेरेट, फेरेट का मतलब आयरन लिखो, आयरन के बाद CN6। अब मेरे को एक बात ईमानदारी से बताओ, अब मेरे को एक बात ईमानदारी से बताओ सर, लॉजिकली सोच के, कि सर अगर हम FeCN6 की बात करें, इस पे +2 चार्ज है, तो इस पूरे पे कितना चार्ज आएगा, इस पूरे पे कितना चार्ज आएगा, जल्दी से बताइए मेरे को कमेंट में। इस पूरे पे FeCN6 के ऊपर कितना चार्ज आना चाहिए, जल्दी से बताइए, बोलो। इस पूरे के ऊपर कितना चार्ज आना चाहिए सर, तो आप बोलेंगे इस पूरे के ऊपर चार्ज आएगा सर -4। अब हमें पता है सर, कोई भी कॉम्प्लेक्स या कोई भी आयनिक कंपाउंड अगर न्यूट्रल है तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अगर हम कॉपर को 2 बारी ले लें, अगर हम इस कॉपर को 2 बारी ले लें तो ये क्या हो जाएगा सर +4, और इसको अगर हम 1 बारी लें तो ये -4 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे कॉपर के नीचे 2 और FeCN6 लगेगा। ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? 39% लोगों ने सही आंसर दिया, बिल्कुल सही है सर। इस तरीके से करते हैं। अबे कॉपर पे +2 था, अगर तू क्रिस क्रॉस भी करता तो तू ऐसे लिखता, देख कॉपर 4 FeCN6 के ऊपर 2, तो हम बोलेंगे सर 2 से उड़ा के 1 कर दो, 2 से उड़ा के 2 कर दो, तो बी वाला ऑप्शन सही आएगा। और याद रखना, इस कंपाउंड के बारे में अगर हम बात करें तो इसका कलर होता है कैसा, चॉकलेट ब्राउन। किस कलर का होता है सर ये, चॉकलेट ब्राउन। और मजेदार बात यह है कि ये है ना, ये कंफर्मेटरी टेस्ट है कॉपर +2 आयन का। दिस इज हाउ वी टेस्ट फॉर कॉपर 2 आयन। ये टेस्ट है कॉपर 2+ का। ये क्या है सर, कॉपर 2+ का टेस्ट है, ये बात याद रखिएगा। एक और अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल भी बहुत ही बेहतरीन होगा। कॉपी कर लिया, सीख के लिखिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, कॉपी कर लिया, फिर आगे चलते हैं। कोई बात नहीं, पोल गलती से गलत टच हो गया, इस पर कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने सही सॉल्व किया है तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि यार नीट के पेपर में ना पोल मतलब OMR गलत फिल नहीं होनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर है, बताइए। इज माई टॉक क्लियर? जल्दी से बताइए, फिर आगे चलते हैं अगले पेज पे, एक और बेहतरीन सवाल करते हैं जो कि 2 चैप्टर से मिला जुला के सवाल होगा। सॉल्ट एनालिसिस मतलब जो आपको पढ़ना है, और कॉम्प्लेक्स है। चलिए, दी नेम ऑफ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इज, द नेम ऑफ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इज, पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा, नाइट्रोसोनियम, आयरन। आयरन का ही छोटा होगा भाई, कुछ लोग अल्लाह करेंगे अभी। आयरन 2 सल्फेट, आयरन 2 सल्फेट, या सॉरी, आयरन 1 सल्फेट। Its formula will be
इसका फॉर्मूला होगा ए FeH2O होल 5 NO होल 2 SO4 होल थ्राइस। बी में FeH2O होल 4 NO होल 2 SO4। सी में FeNO होल 5 H2O होल मतलब H2O1 FeSO4 और डी में FeH2O होल 5 NOSO4। आपका समय शुरू होता है अब। ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स आप सभी ने अपने स्कूल में बनाया होगा, जिसने भी स्कूल में प्रैक्टिकल किया होगा ना। टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन NO3- आयन का टेस्ट करते हैं। कैसे तैयार करते हैं सर? हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट सॉल्यूशन को लेते हैं, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, और जो भी सॉल्यूशन जिसमें नाइट्रेट होता है हमारा, उसमें स्लोली वॉल ऑफ द कंटेनर पे, मतलब टेस्ट ट्यूब के वॉल को दोनों को सटा के ऐसे गिराते हैं एक दूसरे पे, तो वहां पे हमें ब्राउन रिंग देखने को मिलता है। वहां पे हमें ब्राउन रिंग देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखते हैं कौन इसका सही आंसर करता है। और एक बात सुनना, अगर नाम लिख दिया है पे और ऑप्शन खोजना है तो अपन नाम से खोज सकते हैं ऑप्शन, फिर अपने को फॉर्मूला पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है, फिर अपने को पूरा फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने बनाया भी होगा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। चलिए जी, इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका क्या होगा बताइए तो देख लेते हैं, एक बारी लॉजिकली सोचते हैं। देखो हमें सबसे पहले बोला है भाई पेंटा एक्वा होना चाहिए। पेंटा एक्वा यहां पे है, पेंटा एक्वा यहां नहीं है, पेंटा एक्वा यहां नहीं है, पेंटा एक्वा यहां पे, मतलब ए और बी डी ऑप्शन में से ही सही ऑप्शन होगा। फिर नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम का मतलब NO और NO, बहुत ही अच्छा। फिर आयरन 1 और सल्फेट, सल्फेट सल्फेट दोनों में है। ये वाला होगा नहीं होगा वो देख लेंगे। क्या करेंगे सर हम? ध्यान से देखिएगा। क्या करेंगे सर हम? ध्यान से देखिएगा, आराम से इत्मीनान से समझिएगा। आप बोलेंगे सर हमें दे रखा आयरन इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इस पे +1 है, और क्योंकि इसका नाम ही नाइट्रोसोनियम है तो इस पे भी +1 है। अगर इन दोनों पे +1 है तो ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स पे, ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज आएगा? आप बोलोगे सर ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स पे +2 चार्ज आ जाएगा। इस पे +2 है, सल्फर सल्फेट पे -2 होता है, क्रिस क्रॉस होगा, सिंपल कंपाउंड बनेगा। ये हुआ देखो +1, ये +1, टोटल पे +2, इस पे -2, क्रिस क्रॉस हुआ ये वाला कंपाउंड। सही आंसर हो गया, मतलब क्रिस क्रॉस करने पे कोई भी चीज नहीं होगी, कोई भी चीज मतलब चार्ज वार्ज इधर उधर नहीं आएगा सर। तो इसका सही आंसर है डी, जो कि 39% लोगों ने सही किया है। 42% लोगों ने लगभग लगभग सही किया, बट वो देखे नहीं कि नंबर बैलेंस्ड है या नहीं। उन्होंने ये नहीं देखा कि नंबर बैलेंस्ड है या नहीं। अन्वेषा घोष जी, अरुण कुमार, मुकेश, फिर रवि और अर्चना ने सही आंसर दिया है। बहुत ही बढ़िया। क्या मेरी बात क्लियर है? फटाफट एक बारी थम्स अप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तुरंत एक बारी थम्स अप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एक और सवाल करेंगे, एक और सवाल करेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे नए कॉन्सेप्ट पे। या चलो कुछ सवाल पहले, कुछ सवाल नहीं कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर बीच में एक बारी फिर सवाल लाऊंगा, है ना। कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर एक बारी सवाल लाऊंगा। मेरे को अगर इसको देख के फॉर्मूला लिखना होता तो मैं क्या करता? देखो मैं सबसे पहले लिखता नाइट्रोसोनियम आयरन 1। आयरन 1 का मतलब है मैंने आयरन लिख दिया और खोपचे पे छोटा सा 1 लिख दिया, मतलब इस पे +1 चार्ज है। पेंटा एक्वा का मतलब है मैंने लिखा H2O कितने 5। फिर नाइट्रोसोनियम का मतलब है NO लिखा और NO पे +1 चार्ज है तो छोटा सा लिख दिया कि मुझे पता रहे। सर इस पे +1, इस पे +1, टोटल कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया। इस पे +2 चार्ज है सर पूरे कॉम्प्लेक्स पे, और इसके साथ काउंटर आयन जो है वो सल्फेट है। क्रिस क्रॉस करेंगे दोनों, एक पे +2 एक पे -2, क्रिस क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, जो है वही उठा के लिख दो, आंसर आ जाएगा। ये तो बचपन का कॉन्सेप्ट है सर। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं, अपने कॉपी पे हेडिंग डालिए, लिखिए थ्योरीज रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्सेस। नाउ वी आर गोइंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज थ्योरीज रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्सेस या कॉम्प्लेक्स। कौन कौन सी थ्योरी हमें पढ़नी है सर? तो हमें टोटल 4 थ्योरीज पढ़नी है, जिसमें सबसे पहली थ्योरी का नाम है वर्नर थ्योरी। सबसे पहली थ्योरी का नाम है वर्नर थ्योरी। दूसरी थ्योरी का नाम है सिडविक EAN रूल, सिडविक EAN रूल। इसके बाद अगली थ्योरी का नाम है VBT, और आखिरी थ्योरी का नाम है
CFT, ये 4 थ्योरी अब हम लगातार पढ़ेंगे और इन 4 थ्योरी को पढ़ने में मान के चलो आज की क्लास में वर्नर थ्योरी तो पूरा हो जाएगा, सिडविक-इयन रूल थोड़ा सा स्टार्ट हो जाएगा। अगली क्लास में हम पूरा VBT पढ़ेंगे, VBT पढ़ने में हमें 1 से 1.5 दिन लगेगा। फिर CFT पढ़ेंगे, CFT पढ़ने में हमें 1 से 1.5 दिन लगेगा। मतलब ये थ्योरी वाला पार्ट बहुत ज्यादा, मतलब इस चैप्टर में मेन पोर्शन यही है और कुछ नहीं है सर। जिसकी थ्योरी बढ़िया हो गई वो सवाल गारंटीड करके आएगा। और याद रखना, फिर से मैं बोलूं, ये वर्नर है, WE वर्नर है ना, वार्नर वाला नहीं है सर। ये दिस इज नॉट वार्नर, दिस इज वर्नर, ठीक है, डेविड वर्नर नहीं। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले अपने कॉपी पे हेडिंग डालिए, लिखिए 1 में वर्नर थ्योरी। अब मेरे को एक बात बता, तुम लोगों को बोर्ड के हिसाब से बताऊं पूरा डेफिनेशन लिखा लिखा के कि देखो वर्नर चाचा ने ये बोला था, ऐसे बोला था। अबे वो जो वीबीटी हो गया है वो हमने केमिकल बॉन्डिंग की वीबीटी पढ़ी है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस की वीबीटी भी होती है, लगभग वैसा ही कॉन्सेप्ट होता है, चीजें थोड़ी थोड़ी अलग होती है। हाँ शुरुआत करते हैं सर। सबसे पहले वर्नर चाचा की थ्योरी ने एकदम, वर्नर ने स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट बोला था, पोस्टुलेट बोला था। देखो वर्नर अंकल के साथ हुआ क्या, वर्नर अंकल के साथ हुआ कि इन्होंने ही, वो पहला इंसान है धरती पे जिन्होंने बोला कि अबे कुछ कुछ जो सॉल्ट है ना, मिक्स्ड सॉल्ट, वो ऐसे होते हैं जो अपने आयंस में टूटते ही नहीं है। तो वर्नर थ्योरी के लिए हम ऐसे ऐसे नहीं लिखेंगे कि देखो वर्नर चाचा ने ये बोला वो बोला, हम सीधा सीधा मेन मेन बात करते हैं, वर्नर अंकल का सबसे पहला इन्होंने हमें क्या दिया, पोस्टुलेट्स दिया। क्या दिया भैया, पोस्टुलेट क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट से बैक किया, मतलब पहले बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है और एक्सपेरिमेंटली उसको बैक किया, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकली और बहुत सारे पॉइंट्स नहीं किए। तो अगर हम ध्यान दें तो इनके पोस्टुलेट का सबसे पहला पॉइंट ये था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में, एनी complex have two types of valencies, किसी भी कॉम्प्लेक्स में 2 तरीके की वैलेंसीज होती है। और कॉम्प्लेक्स का मतलब है किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम की 2 तरीके की वैलेंसीज होती है। कितने, 2 तरीके की वैलेंसीज, नेमली प्राइमरी वैलेंसी, एंड सेकेंडरी वैलेंसी। 2 तरीके की वैलेंसी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। हाँ, सेंट्रल मेटल एटम 2 तरीके की वैलेंसी आपकी शो करेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर हम प्राइमरी वैलेंसी की बात करें तो पहले इधर प्राइमरी वैलेंसी लिख लेंगे। प्राइमरी वैलेंसी की क्या क्या खासियत इन्होंने बताई थी। प्राइमरी वैलेंसी को आप ऐसे पीवी भी अपन लिखेंगे आगे, है ना, पीवी लिख लेंगे आगे, बार बार प्राइमरी वैलेंसी कौन लिखेगा। तो प्राइमरी वैलेंसी की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बोला था कि भैया ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ना, इट इज आयोनाइजेबल, जो भी प्राइमरी वैलेंसी होगी वो आयोनाइजेबल होगी। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि दिस काइंड ऑफ वैलेंसीज आर जनरली फुलफिल्ड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। इसको कौन फुलफिल करता है सर, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। तीसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि आज के, मतलब तीसरा पॉइंट इन्होंने नहीं बोला, मॉडर्न डे कॉम्प्लेक्सेस को अगर हम देखेंगे, अब मॉडर्न डे में, अभी मान लो मैंने तुम्हें कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया, मैंने उस कॉम्प्लेक्स में कहीं प्राइमरी वैलेंसी की का डेफिनेशन लिखवाया, मैंने कहीं सेकेंडरी वैलेंसी का डेफिनेशन लिखवाया, नहीं सर। इसका मतलब मॉडर्न डे में हम इसके लिए टर्मिनोलॉजीज प्राइमरी वैलेंसीज और सेकेंडरी वैलेंसीज नहीं यूज करते हैं। यहां पे इन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है ना, वो आज के मॉडर्न डे में इसको हम क्या बोलते हैं सर, इट इज मॉडर्न डे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMN। मॉडर्न डे में ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना, उसको हम ये कहते हैं। और आखिरी पॉइंट इन अंकल ने बोला कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंटेड बाई डैश्ड लाइन।
इसका क्या मतलब है? रिप्रेजेंटेड बाय डैश लाइन का मतलब है कि अगर कोई प्राइमरी वैलेंसी हमें सेंट्रल मेटल से रिप्रेजेंट करनी है तो प्राइमरी वैलेंसी वाली चीज को, मान लो m है ना, m मेटल है, इससे प्राइमरी वैलेंसी वाली चीज को हम ऐसे डॉटेड लाइन से, डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये प्राइमरी वैलेंसी वाले जो भी आयन होंगे उनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते। डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि ये भाई टूट जाएगा, आसानी से टूट जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? बताइए। फिर हम आते हैं इसमें सर दूसरे टाइप की वैलेंसी। इन्होंने बोला हमारे पास दूसरे टाइप की भी वैलेंसी है सर, बहुत सारा वेराइटी है, आप तो बताइए आपको क्या चाहिए। तो दूसरे टाइप की वैलेंसी इन्होंने जो बताई वो क्या थी सर? सेकेंडरी वैलेंसी। अब हम आएंगे किस पे? सेकेंडरी वैलेंसी पे। सेकेंडरी वैलेंसी की अगर हम बात करेंगे, है ना, सेकेंडरी वैलेंसी की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने बोला क्या क्या, इसी से रिलेटेड सारी बातें होंगी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है सर? तो इसके बारे में इन्होंने सबसे पहला पॉइंट बोला, लड़कों फेवरेट कलर से लिख देता हूं, इट इज नॉन आयोनाइजेबल। इट इज नॉन आयोनाइजेबल मतलब ये भाई साहब आयोनाइज नहीं होंगे। इट इज नॉन आयोनाइजेबल मतलब ये आयोनाइज नहीं होगा, पानी में नहीं टूटेगा। उसके बाद अगर हम आगे बात करें सर, फिर जनरली फुलफिल्ड बाई, जनरली फुलफिल्ड बाई नेगेटिवली चार्ज्ड या फिर न्यूट्रल स्पीसीज। कोई नेगेटिवली चार्ज्ड या फिर कोई न्यूट्रल स्पीसीज ही इसको फुलफिल करता है। फिर अगले पॉइंट पे चले सर, तो मॉडर्न डे में इसको, मॉडर्न डे में क्या बोलते हैं सर? मॉडर्न डे एसवी जो है ये बराबर है किसके? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीएमए, सेंट्रल मेटल एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर है। और आखिरी पॉइंट की बात करें तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सॉलिड लाइन। सॉलिड लाइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मेटल एम है, इससे जुड़ा जो भी सेकेंडरी वैलेंसी होगा उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉलिड लाइन का मतलब है ये आयोनाइज नहीं होगा, ये आयोनाइज नहीं होगा। जो भी बच्चे आज पैराशूट लेकर के गिरे हैं क्लास में उनको मैं बता दूं, ओ एस का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, सी एन का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर, सी एम ए का मतलब है सेंट्रल मेटल एटम। कॉपी कर लिया? सी के लिखिए, फिर अगले पेज पे चलते हैं। कॉपी कर लिया? सी के लिख दीजिए, फिर अगले पेज पे चलते हैं। ये था वर्नर अंकल का थ्योरी। ये किसकी थ्योरी थी भाई? ये वर्नर अंकल की थ्योरी थी। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है तो सी के लिख दीजिए, कॉपी कर लिया है तो सी के लिख दीजिए। मैं एक बार फिर से सारी बात रिपीट जरूर करके ही आगे बढ़ूंगा, आपको घबराना नहीं है। हाँ भाई, कॉपी कर लिया? चलिए देख लेते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। वर्नर अंकल आए, वर्नर अंकल ने बोला यार ये मेटल जो है ना, इसके पास दो दो वैलेंसीज हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी की इन्होंने बात करना स्टार्ट की, बोले भाई ये आयोनाइज हो सकता है। आयोनाइज का मतलब पानी में डालोगे आयंस में टूट जाएगा। फिर इसको जनरली नेगेटिवली चार्ज आयन ही फुलफिल करते हैं। मॉडर्न डे में इसको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं और इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डैश्ड लाइन। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, दूसरी वैलेंसी हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी थी, इट इज नॉन आयोनाइजेबल इन नेचर। उसके बाद जनरली फुलफिल्ड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड या फिर न्यूट्रल स्पीसीज। मॉडर्न डे में इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन। इसको हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये बात क्लियर है? बताइए, क्या ये बात क्लियर है? बोलो बोलो बोलो। इतनी सारी बातों को करने के बाद, इतनी सारी बातों को करने के बाद फिर हम रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हम कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। और इन्होंने एक पॉइंट ये भी कहा, सुनते जाइएगा, इन्होंने एक पॉइंट ये भी कहा कि सर दी
ज्योमेट्री ऑफ, है ना, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स is dependent upon secondary valency, is dependent upon secondary valency। लेकिन कैसे डिपेंड करेगा, क्या आएगा, कितना आएगा, कुछ भी बात नहीं की। कैसे डिपेंड करेगा, क्या आएगा, कितना आएगा, ये कुछ भी बात नहीं करी। एक बच्चा बेचारा बोल रहा है कि ये याद करना है। अबे मैं तुम लोगों से पूछता हूं भाई, तुम लोगों ने बोर्ड वोर्ड का एग्जाम दे दिया है क्या, है, या 2-3 हजार साल पहले बोर्ड का एग्जाम दिया था जो पूछ रहे हो कि हाँ भाई। नहीं, ऐसे भी हो सकते हैं ना, कुछ पुरातत्व विभाग के लोग होंगे जिनका जन्म 2-3 हजार साल पहले हुआ होगा। भाई ये तो बोर्ड एग्जाम में रटा होगा दोस्त, कैसी बातें कर रहा है तू। चलो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, कुछ फ्यू एग्जाम्पल। अच्छा एक चीज और सुनना, जो क्या कहते हैं आपके वर्नर अंकल थे ना, उन्होंने क्या किया, एक और चीज कहा, एक और पॉइंट, वो कहीं लिखा हुआ नहीं है, वो कहीं कहा नहीं उन्होंने, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। सर इन्होंने बोला कि कुछ स्पीसीज, फ्यू स्पीसीज satisfies both PV and SB, both प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। कुछ स्पीसीज ऐसी है जो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को ही क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। हाँ, डायनासोर के टाइम के लोग हैं, है ना, डायनासोर के टाइप के भी लोग, हाँ डायनासोर के टाइम के लोग हैं जो कभी डायनासोर के ऊपर बैठ के ये किया करते थे, सैर किया करते थे कि यार डायनासोर वाह, है ना, आओ तानी हमको वहां तक छोड़ दो, टांगे वाला तक छोड़ दो। ये लोग सब ऐसा आदमी सब है ना जो डायनासोर के पीछे बग्गी उग्गी बांध के हाँ बैठते थे उस पे कि डायनासोर थोड़ा हमको घुमा के लाओ, है ना। शहंशाह आला आए हैं। चलो खैर, फ्यू स्पीसीज सेटिस्फाइज बोथ पीवी एंड एसबी, और जो पीवी एसबी को सेटिस्फाई करेगा याद रखना, दे आर नॉन आयोनाइजेबल, दे आर ऑल्सो नॉन आयोनाइजेबल। ये भी आयोनाइजेबल नहीं होंगे सर, क्योंकि ये पीवी और एसबी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और एसबी आ गया तो एसबी ज्यादा डोमिनेंट है। हाँ, एसबी ज्यादा डोमिनेंट है। और आखिरी पॉइंट की बात करें, आखिरी पॉइंट की मतलब तुम सोचो इनकी क्या बोलते हैं, इनकी जेनेटिक्स कितनी स्ट्रांग होगी भाई, इनकी जेनेटिक्स कितनी स्ट्रांग होगी कि डायनासोर जो नहीं सह पाया ये सह लिए, है ना, डायनासोर नहीं सह पाया, वो क्या क्या गिरा था ऊपर से, सोलर फ्लेयर्स, और इन्होंने सह लिया। तो भाई साहब ये हल्की मिट्टी के नहीं बने, इनके लिए पढ़ाई वढ़ाई तो ऐसे ही कर ले रहे हैं कि चलो पढ़ लेते हैं, क्या करेंगे पढ़ लेते हैं, है ना। वो कहते हैं ना, एक शेर है कि बेकार आदमी कुछ किया कर, किताब खोल के पढ़ाई किया कर। नहीं, वैसे शेर तो ऐसा है कि बेकार आदमी कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ के सिया कर। तो ये वैसे ही है। हाँ, बल्बासौर बहुत बढ़िया, बल्बासौर तो भाई कछुआ था, चारमेंडर था जो ड्रैगन टाइप का था। हाँ भाई, तो इसकी बात करते हैं, ये क्या होंगे सर, दे आर नॉन आयोनाइजेबल। अमाउंट ऑफ गुआनिन एंड साइटोसिनिन इज हाई इन देयर डीएनए, ये क्या होता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, जो कहा है भाई, इसके बाद जो मेटल है इससे जुड़े हुए ऐसे कोई भी स्पीसीज होंगे उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉटेड एज वेल एज डैश लाइन। इसका मतलब है ये भैया पीवी भी है, ये भैया एसबी भी है, दोनों है सर। हाँ भाई, डायनासोर के पूर्वज, डायनासोर के भी पूर्वज हैं ये लोग। हाँ, पोकेमोन, पोकेमोन में ही था ना यार ये सब, चालीजार्ड, चारमेंडर, वो बड़ा हो जाता था, विकसित हो जाता था। सर ये पॉइंट एसवी का है या पीवी का, कौन सा पॉइंट। अरे ये पॉइंट, ये वाला, ये पॉइंट दोनों का है भाई, दोनों का है।
फिर सर हमारे स्कूल में इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप शॉर्ट और टाइप रटवा देते थे, प्राइवेट स्कूल था इसलिए। अरे फिर भी यार रटा तो होगा ना, मैं तो कह रहा हूँ रटा तो होगा। तो फिर तू पूछ रहा है इसको रटना है सर, जब रट रखा है तो क्यों रटना है, फालतू बात कर रहा है? हाँ, चलो आगे आते हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो मैंने कंपाउंड लिखा, CO NH3 होल या CO डॉट या COCl3, ऐसा लिखना है COCl3 डॉट 6NH3। ये कंपाउंड है। वर्नर अंकल ने बोला भाई हमको एक ऐसा कंपाउंड मिला, माय फेवरेट इज क्वार्टर। बहुत बढ़िया है ना, ये हमें क्या मिला सर, COCl3 डॉट 6NH3। अब मैं बंद कर देता हूं, कहा कि तुम लोग भाई पोकेमोन पोकेमोन खेलने लगोगे, एक आधा आदमी यहाँ कमेंट बॉक्स में लड़ाई झगड़ा करने लगेगा पोकेमोन लेकर के कि चार्ली जार्ड जाओ आग लगा दो, है ना। तो भैया लड़ाई न मत करो, आग वाग लग जाएगा कंप्यूटर स्क्रीन पर, पढ़ाऊंगा कैसे मैं, अगला लेक्चर कैसे लूंगा। तो अगर इस कंपाउंड का हमें फॉर्मूला लिखना है, या आपको लिखना नहीं है, ये वर्नर अंकल ने लिख के आपको दिया। क्या लिख करके दिया, देखिए वर्नर अंकल ने लिख के आपको दिया कि भैया यो है अपना कोबाल्ट, कोबाल्ट से सीधे लाइन में जुड़ा हुआ है NH3, कोबाल्ट से सीधे लाइन में जुड़ा हुआ है दूसरा NH3, कोबाल्ट से सीधे लाइन में जुड़ा हुआ है तीसरा NH3, कोबाल्ट से सीधे लाइन में जुड़ा हुआ है चौथा NH3, कोबाल्ट से सीधे लाइन में जुड़ा हुआ है पांचवा NH3, कोबाल्ट से सीधे लाइन में जुड़ा हुआ है छठा NH3। अब ये सभी NH3 क्योंकि सॉलिड लाइन से जुड़े हुए हैं, इसका सीधा मतलब ये है कि ये पानी में जाके टूटेंगे नहीं, ये कोबाल्ट को पकड़ के रखेंगे। उसके बाद इन्होंने बोला कि देखो यार ये सारी बातें तो ठीक थी, लेकिन ये जो क्लोराइड है ना Cl नेगेटिव आयन, उसको इन्होंने डॉटेड लाइन से बनाया। किससे बनाया सर, डॉटेड लाइन से। इसका मतलब क्या है सर, ये जितने भी कहीं भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर यहां बनाया यहां बनाया, अरे कहीं भी रिप्रेजेंट कर लो, तो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। डॉटेड लाइन से हमने 3 क्लोराइड आयन बना दिया। इसका मतलब इसको जब हम पानी में डालेंगे, इसका मतलब क्या है सर, जब इसको हम पानी में डालेंगे, व्हेन प्लेस्ड इन H2O, आपको क्या देखने को मिलेगा, जब आप इसको पानी में डालेंगे तो आपको ये वाली स्पीसीज तो ऐसे ही इंटैक्ट देखने को मिलेगी। कौन सी, कोबाल्ट और इससे जुड़े 6 NH3। ये तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं, ये जैसे हैं वैसे ही देखने को मिलेंगे, ना इधर ना उधर, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन जो 3 क्लोराइड आयन है ना, वो 3Cl नेगेटिव के फॉर्म में अलग हो जाएंगे। तो इस पूरे बड़के वाले पार्ट पे आ जाएगा +3 चार्ज, इस पे 3 नेगेटिव चार्ज। ये बताया कौन से अंकल ने, ये वर्नर अंकल ने बताया कि इस तरीके से इसका मतलब है। अब लोगों ने बोला अबे एक बात बताओ, इतना बड़का सा लिखेंगे पगला नहीं जाएंगे, बार बार इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स लिखेंगे तो पागल नहीं हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, जो भी चीज सेकेंडरी वैलेंसी में आती है उसको है ना बढ़ के ब्रैकेट में लिख दो, जैसे CONH3 होल 6। अब मेरे को ईमानदारी से दिमाग लगा के बता इस पे +3 कि ये ज्यादा लिखना आसान है या ये लिखना ज्यादा आसान है। अगर मैं इसको बोलता हूं A, इसको बोलता हूं B, कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर योर कमेंट, बताइए A और B में कौन ज्यादा आसान है लिखना, बोलिए। A और B में से कौन ज्यादा आसान है लिखना सर, किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे आपको ज्यादा आसानी होगी, ज्यादा जल्दी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बताइए। कम समय लगेगा, कम स्पेस लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ए वाले को करने में आपको कम समय भी लगेगा, कम स्पेस भी लगेगा। रीजन सीधा सीधा ये है कि सर ये छोटा तरीका है रिप्रेजेंट करने का, लेकिन वर्नर अंकल ने ये तरीका रिप्रेजेंट करने का नहीं दिया। अरे वर्नर भाई साहब ने ये तरीका दिया रिप्रेजेंट करने का, वर्नर भाई साहब ने ये तरीका दिया रिप्रेजेंट करने का। क्या मेरी बात समझ में आई, बोलिए हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आई, बोलिए जल्दी से हाँ या ना, हाँ या ना, यस नो यस नो यस नो, जल्दी बताइए। फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पे अगला एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स को वर्नर अंकल ने स्टडी किया, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, समझ गए मेरी बात, क्लियर एकदम। फटाफट एक बार क्लोरोफिल वाला दल बना दीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। चलो बहुत बढ़िया, इसके बाद हम आगे आते हैं। एक बच्चा कह रहा सर आप भी पोकेमोन देखते थे। देख जब मैं छोटा था ना, मैं ईमानदारी से बताता हूँ, जब मैं छोटा था स्कूल से आता था बच्चा था, तो मैं अपने दोस्त के घर जाता था टीवी देखने नॉर्मली, है ना।
तो मैं खाना वाना खा के उसके दोस्त के घर जाता था। तो उस टाइम पे हमारा टाइम, जब हमारा बचपना चल रहा था, तो 2-3 कार्टून आते थे, जो नए नए कार्टून आए थे, जो बहुत चाव चला था जिनका। एक तो उस टाइम पे सिंचैन आना चालू हुआ था। दूसरा ये पोकेमोन भी आता था उस टाइम पे, है ना, वो एस और क्या थे वो, सब जाते थे घूमने, कहीं कहीं लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। फिर एक बेबलेट करके आया था, बेबलेट करके एक कार्टून था, उस टाइम पे बहुत चलता था। टाइसन और ये और वो क्या क्या पता नहीं। डोरेमोन वोरेमोन तो सदाबहार है, डोरेमोन छोटा भीम तो सदाबहार कार्टून है। अगले पे आते हैं सर। दूसरा कंपाउंड इन्होंने जो स्टडी किया उसका नाम था CO.CL3.5NH3। अब इसमें याद रखना, ऐसे जितने भी कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेंगे, इसमें सबसे पहला काम आपका क्या है, इसमें सबसे पहला काम आपका क्या है, तो आप बोलेंगे सबसे पहला काम है ना। हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि सर डोरा से नोरा तक हम कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। है ना, हमारे बड़े होने का सफर है डोरा से नोरा तक। वाह, बहुत बढ़िया। चलो इसके बाद बात करते हैं। तो अगर हम इसकी चर्चा करें तो आप इसमें याद रखना, कभी भी जो NH3 है ना, कभी भी जो NH3 है, इस NH3 को आप हमेशा एज अ सेकेंडरी वैलेंसी ट्रीट करना। जितने भी NH3 है उसको पहले सेकेंडरी वैलेंसी में दो, है ना, जितने भी NH3 है उसको पहले सेकेंडरी वैलेंसी में लेकर के जाओ। चलिए देखते हैं। तो आप बोलोगे सर इसको हम क्या करेंगे, सर कोबाल्ट+3 है, हमें पता है कोबाल्ट+3 का कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है, कोबाल्ट+3 का कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है, दैट इज 6। तो आप बोलोगे सर ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट से जुड़े हुए 6 चीजें, तो 6 लिगेंड के जैसी चीजें तो होनी चाहिए। तो एक NH3, 2 NH3, 3 NH3, 4 NH3, 5 NH3, और अब NH3 खत्म हो गया सर, हमारे पिटारे में से NH3 खत्म हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे सर ऐसे जोड़ेंगे और यहां पे एक Cl लगाएंगे, और क्योंकि Cl पे चार्ज भी है तो Cl को ऐसे बनाएंगे। उसके बाद बाकी बचे हुए 2 Cl को सिर्फ डॉटेड लाइन से ऐड करेंगे। अब मेरे को बता इसका फॉर्मूला, पहले तो अब लिखना है हमें, तो इसका फॉर्मूला कैसा लिखा जाए, और इसको जब हम पानी में डालेंगे, जब इसको हम पानी में डालेंगे तो हमें कौन कौन सा आयन मिलेगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अब बस कार्टून कार्टून खेल रहे हो सर, होगी अंदर कॉकरोच, ठीक है भाई, होगी अंदर कॉकरोच। बोलिए। मेरे को पता नहीं, एक कार्टून में बचपन में देखा करता था जब छोटा था, अब आता है कि नहीं आता। एक बंदा था, उसके पास ना एक चौक होता था, वो निकलूडियन पे ऐसे आता था कार्टून। वो चौक से जो भी ड्रॉ करता था वो सही हो जाता था, मतलब सकला का बूम बूम जैसा नहीं, वो छोटा बच्चा था एनीमे, मतलब वो ऐसा एनिमेशन कार्टून था। तो चौक से ऐसे जो भी बनाता था वो सही हो जाता था, है। तो कुछ कुछ करता था, कोई उसको तंग करता था, चौक से वो ब्रिज बना के भाग गया, ऐसे ऐसे करके गाड़ी बना लिया, साइकिल बना के भाग गया। चलो तो इसको अगर हम देखें, पता नहीं उसका नाम मेरे को नहीं पता, बट वो भी मैंने बहुत देखा है। चलो तो इसकी बात करते हैं। तो इसको अगर हम पानी में डालेंगे तो आप बोलोगे सर देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सब पानी में नहीं जाएगा सर, ये सब पानी में नहीं जाएगा सर, ये सब पानी में नहीं जाएगा बिल्कुल भी। तो अगर हम बात करें सर तो ये क्या बनेगा, आप बोलोगे सर ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ आप ऐसे ले लो NH3, इधर NH3, इधर NH3, इधर NH3, इधर NH3, इधर Cl, और ये डॉटेड लाइन से ये हो गया। और इसके साथ हमें मिलेगा साथ में 2 Cl नेगेटिव, कितने Cl नेगेटिव, 2 Cl नेगेटिव। तो इस पूरे पे चार्ज जो आएगा वो आएगा +2। मतलब इसको जब हम डिसोसिएट कर रहे हैं, इसको जब हम डिसोसिएट कर रहे हैं तो ये आपको बना के दे रहा है CONH3 होल 5। Cl अंदर की तरफ, और एक Cl, या सॉरी, और इस पे आएगा +2, और साथ में 2 Cl नेगेटिव अलग से। क्या मेरी बात क्लियर है, कितने लोगों का मैच कर गया, फटाफट बताइए, कितने लोगों का मैच कर गया बताइए। बस अब सब चालू हो गया, CID किसने देखा है, सॉन एंड द शिप, और ये और वो, सीसी मानू, सीसी मानू, ये तो इसमें था ना निंजा हथौड़ी में, हिमावारी, वाह।
फिर मैं बचपन में जब बहुत छोटा था, मतलब बहुत छोटा, मतलब जब मेरे को, अब तो आजकल मेरे को, आजकल तो नहीं, थोड़ा बड़ा होने के बाद मेरे को क्रिकेट का ऐसे बहुत परवान चढ़ गया 2003 के बाद। बट 2003 से पहले की अगर मैं बात करूं, 2003 वर्ल्ड कप था, जो मैं छोटी क्लास में था, 2-3 में होऊंगा, और पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप देखा। जैसे आप लोग 2011 में हो गए छोटे बच्चे, तब आपने क्रिकेट वर्ल्ड कप देखा होगा, तो आप लोगों को लगा होगा अरे क्रिकेट कैसा है। वही सेम सिनेरियो मेरे साथ था 2003 में, है ना। तो 2003 में मैंने देखा। उसके पहले क्या होता था ना, शक्तिमान वगैरह आता था नेशनल पे, डीडी नेशनल पे। तो हमारे घर पे वो टीवी लगा हुआ था अंटीना वाला, जिस पे अंटीना इधर दाहिने बाएं करके चैनल पकड़ लेता था। तो उस पे मैं हमेशा परेशान रहता था कि पता नहीं ये मैच क्या होता है यार, है बताओ। संडे है, मैच लगा दिया है, एक ही दिन तो मिलता है मेरे को शक्तिमान देखने को, उस दिन भी मैच ला देते हैं ये लोग। बहुत मैं बददुआएं देता था, है ना, उस टाइम पे बहुत बददुआ देता था। उसके बाद फिर एक और उस पे आता था राजा रैंचो, और एक आता था, पता नहीं तुम लोगों ने देखा भी होगा, नाम भी सुना होगा कि नहीं, एक आता था जूनियर जी। जैसा सीन 2023 वर्ल्ड कप का था, बिल्कुल वैसा ही 2003 वर्ल्ड कप का भी था। इंडिया सब मैचेस जीत रही थी, एक ही मैच हारी थी लीग स्टेज में श्रीलंका से, ओ सॉरी ऑस्ट्रेलिया से, और फाइनल भी ऑस्ट्रेलिया से ही हारी थी, और ऐसे बुरी तरीके से हारी थी भाई। तो एक आता था जूनियर जी और एक आता था राजा रैंचो। राजा रैंचो में एक बंदर होता था उसके पास, बहुत मस्त, है ना। चलो, आजकल तो तुम लोग सब जापानी कार्टून देखते हो इधर उधर, उस टाइम पे ऐसे इंडियन कार्टून चलता था। जूनियर जी, उसका गाना था जूनियर जी, जूनियर जी, ऐसे करके। एक सवाल कर ले क्या जेई मेंस का, बताओ। हाँ जी, करने के लिए तैयार हो? एक सवाल कर ले जेई मेंस का, ये लो जेई मेंस का एक सवाल तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, करिए फटाफट। जेई मेंस 2023, आंसर भी लिखा हुआ था, इसी के लिए मिटाना पड़ा मेरे को। आपका समय शुरू होता है अब। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ कोबाल्ट रेस्पेक्टिवली इन फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आर। इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का पीवी और एसवी क्या होगा, आपको बताना है। करिए। मेरी एज, मेरी एज पता नहीं, अब तुम लोग कम मानो ज्यादा मानो, बट ठीक है। हाँ भाई, आंसर कर दिया। अबे आंसर करो ना। तो इसका आंसर क्या होगा सर, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी हमें निकालनी है। कॉम्प्लेक्स क्या है, ये वाला। मैंने आपको क्या बताया कि भाई देख, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है ना, वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है तेरे को बता, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है? अच्छा, ये थोड़ा गड़बड़ सा सवाल है ना, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 5 लगा लो, इस पे 5 लगा लो। ठीक है, हाँ। इस पे बता कोऑर्डिनेशन, अब तो तुमने आंसर भी टिक कर दिया होगा, इस पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है? इस पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है बताओ, बोलो यार। तो आप बोलोगे सर इस पे कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर अपन बात करें तो 5 ये और एक ये, इस पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिख रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 6, जो कि किसके बराबर होता है, सेकेंडरी वैलेंसी के बराबर। प्राइमरी वैलेंसी जो कि होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर आपको कोबाल्ट का कितना दिख रहा है यहाँ पे बताओ। ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिख रहा है सर, तो आप बोलोगे यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +3 का। तो आंसर हुआ +3 and 6, 3 and 6, जो कि डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं मान लेता हूं इसमें आप लोगों ने सही नहीं किया होगा क्योंकि टाइपिंग एरर था, बट कोई बात नहीं, ठीक है सर, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने बी ऑप्शन टिक कर दिया। 2 and 6, 2 and 6 कैसे कर रहे हो भाई? अबे इसको ना प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी में काउंट करते हैं। तो आज के डेट में अगर तुमसे सवाल पूछे प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, तुम कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाना, तुम देख के मत तोड़ना कितने आयन है और क्या है, ये सारे काम नहीं करने हैं सर। चलिए इसके बाद हम आगे आते हैं। यहां तक बात क्लियर है सभी को, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी किस तरीके से बनाते हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड सवाल कैसे आते हैं, इससे रिलेटेड सवाल क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस
ये टाइप की बात कर लेते हैं। आपसे जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा ना, ये नॉर्मली दो तरीके से पूछा जाएगा। सबसे पहला टाइप का सवाल होगा नंबर ऑफ आयंस से रिलेटेड, नंबर ऑफ आयंस से रिलेटेड सवाल होगा। नंबर ऑफ आयन से रिलेटेड सवाल क्या हो सकता है सर, कि आपसे पूछेगा कि ये कितने आयन देगा, कितने आयन बना के देगा। और नंबर ऑफ आयन से रिलेटेड सवाल को, नंबर ऑफ आयन से रिलेटेड पहला सवाल होगा, और दूसरा सवाल आपसे जो होगा वो पूछा जा सकता है रिलेटेड टू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटेड टू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कैसे पूछे जाएंगे ये सवाल, मैं आपको सिंपल सा तरीका है समझा के दिखाता हूं। एक बार आराम से देखिएगा, एक बार आराम से समझिएगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं सर, मैं यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं। मैं यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिख के, मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिख के दे रहा हूं, है ना, फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं। कैसा फॉर्मूला, तो ये जनरल फॉर्मूला मैं लिख के दे रहा हूं। आपको इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूले में फिट करना है। यू हैव टू फिट इन द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में फिट इन करने के बाद आपको यहाँ पे आयंस लिखना है कि कौन कौन सा आयंस होगा, और नंबर ऑफ आयंस आपको बताने हैं कि कितने आयंस होंगे। आपको आयंस बताना है कौन कौन सा आयंस होगा, और नंबर ऑफ आयंस भी बताने हैं कि कितने आयन मिलेंगे। मैं फिर रिपीट करता हूं, याद रखिएगा। ऐसे सवालों में कभी भी अगर आपको NH3 दिखे तो आपका कर्तव्य क्या है, #RBI। आप NH3 को हमेशा, आप NH3 को पहले कॉम्प्लेक्स के अंदर रखेंगे, कॉम्प्लेक्स के अंदर रखेंगे। मतलब NH3 को हमेशा क्या करेंगे सर, सेकेंडरी वैलेंसी के जैसा NH3 को ट्रीट करवाएंगे। उसके बाद जो बच गया उसको हम बाकी जैसे मान लो हमने कोबाल्ट, मैं सभी कोबाल्ट +3 को लेके खेलूंगा। कोबाल्ट +3 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो तो +3 है, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तो चाहिए ही, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तो चाहिए ही। तो फॉर्मूला की बात करते हैं। फॉर्मूला सबसे पहले हमारे पास है COCl3.6NH3, सॉरी COCl3.6NH3, फिर COCl3.5NH3, फिर COCl3.4NH3, एंड लास्ट में COCl3.3NH3। फटाफट इन सभी के बारे में सब कुछ लिख के बताइए। फटाफट इन सभी के बारे में सब कुछ लिख करके बताइए। हाँ, ज्ञान रूपी बादल, बिल्कुल। हाँ भाई, कॉपी कर लिया। चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले वाले की बात करते हैं हम। सबसे पहले वाले की बात करें तो हमें क्या करना है सर, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तो पूरा करवाना ही करवाना है। तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले वाले के केस में फॉर्मूला बनेगा CONH3 कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा हो गया है। अब बाकी के बचे क्लोराइड आयंस को बाहर रख दो। तो इसके कारण जब आप इसकी बात करेंगे तो यहां हमें आयंस कौन कौन से मिलेंगे, तो आप बोलोगे सर यहां पे हमें आयंस मिलेगा CONH3, इसके ऊपर +3 एक आयन ये मिलेगा, और साथ ही साथ हमें +3 क्लोराइड आयन मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ आयन जो हमें यहां पे मिलेगा वो है 4। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं सर, इस 3 क्लोराइड आयन को तो काउंट करते हैं, लेकिन इस बड़े वाले कटायन को भूल जाते हैं। याद रखना, यहां पे एक कॉम्प्लेक्स ने, एक स्पीसीज ने 4 आयंस दिए हैं। सर आपको वैंट ऑफ फैक्टर आपने पढ़ा होगा, आपने वैंट ऑफ फैक्टर जरूर पढ़ा होगा। वैंट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड यहां पे सवाल फिर ऐड हो जाता है। फिर अगर हम दूसरे वाले की बात करें, इसमें आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला हो जाएगा CONH3 NH3 खत्म होते ही हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पूरा करने के लिए एक क्लोरीन बाहर से उठा के अंदर डालना पड़ेगा, और बाहर 2 क्लोराइड आयन आ जाएगा। इसको अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे सर अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो चार्ज है वो हो जाएगा CONH3
5 और Cl इस पूरे के ऊपर में चार्ज होगा कितना सर, +2 और साथ में 2 Cl नेगेटिव आयन बाहर, तो 2 और 1 3 आयन, टोटल नंबर ऑफ आयन यहां पे 3 हो गए सर। उसके बाद अगर हम बात करें सर इसके लिए क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर CONH3 4। अब 2 Cl अंदर रखना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाने के लिए, 1 Cl बाहर, इसको जब तोड़ेंगे तो ये हमें बना के देगा CONH3 4 Cl2। इस पूरे पे चार्ज जो है +1 होगा और एक क्लोराइड आयन साथ में एक्स्ट्रा, टोटल नंबर ऑफ आयंस वी फाउंड हियर इज 2। और लास्ट की अगर हम बात करें तो आखिरी वाले पे हमारे पास होगा CONH3 Cl3। ये टूट करके कोई भी आयन नहीं देगा क्योंकि इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, यहां पे हमें कोई भी आयन नहीं मिलेगा। नंबर ऑफ आयंस इज 0, नंबर ऑफ आयंस फाउंड इज 0। इस पे कोई आयन हमें नहीं देखने को मिलेगा। क्या मेरी बात क्लियर है बताइए? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस तरीके से आपसे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। हाँ बोलो, क्या मेरी बात क्लियर है? बताइए बताइए बताइए। अब मैं 2-3 सवाल आपको कराता हूं कि किस तरीके से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड, नंबर ऑफ आयंस और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। आइए देखते हैं इन सभी से रिलेटेड किस तरीके के सवाल आ सकते हैं, उसको करेंगे। ये बात किसको किसको समझ में आ गई सर? याद रखना, हमें NH3 को पहले अंदर रखना है और NH3 को लेने के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर तो सेटिस्फाई करवाना ही पड़ेगा ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वो तो चाहे NH3 कर दे या फिर Cl करे, लेकिन पहला प्रेफरेंस हम NH3 को देंगे, पहला प्रेफरेंस हम हमेशा किसको देंगे? NH3 को देंगे। चलिए अब सवाल करके देखते हैं। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा, मैं देख लेता हूं कोई क्वेश्चन है अपने पास तो चलो अपन ये कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि दी, है ना, क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। दी मोल्स ऑफ AgCl precipitated when 0.01 mole of COCl3.5NH3 is treated with excess of AgNO3। ठीक है, ऐसे खूब सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। याद रखना ये जो भी सवाल होंगे वो आपके सिंपल मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है सर, स्टोइशियोमेट्री का एप्लीकेशन है और कुछ भी नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं, सबसे पहला A 0.01 मोल, B 0.02 मोल, C 0.03 मोल और D 0 मोल्स। आपका समय शुरू होता है अब, और समय क्या, मैं पहले इस सवाल को बता देता हूं, है ना। पहले मैं इस टाइप के सवाल को आपको करना सिखा देता हूं, आराम से देखिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखो आप बोलोगे सर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो ऐसा है, COCl3.5NH3। अब इसमें क्या है ना सर, इसमें जितने भी आयोनाइजेबल क्लोराइड होंगे, कितने, जितने भी आयोनाइजेबल क्लोराइड होंगे, आयोनाइजेबल क्लोराइड मतलब जितने भी Cl नेगेटिव आयोनाइजेबल होंगे वो सभी के सभी किससे रिएक्ट करेंगे सर? आप बोलोगे वो सभी के सभी AgNO3 से रिएक्ट करेंगे और ये सभी के सभी क्या बना के देंगे आपको? AgCl का प्रेसिपिटेट बना के देंगे। इसका मतलब हमें सिर्फ क्लोराइड आयन के बारे में जानना है, कितने क्लोराइड आयन हैं। अगर इसका फॉर्मूला मैं लिखूं तो आप सभी को पता है सर, अभी लिखना सिखाया, CO के साथ 5 NH3 को तो पकड़ के अंदर रखना पड़ेगा सर, 1 Cl अंदर की तरफ और 2 Cl बाहर की तरफ। इसका मतलब इसके अगर हम 1 मोल की बात करें, इसके 1 मोल की बात करें तो आप बोलोगे इसका 1 मोल हमें Cl नेगेटिव आयन देगा कितना? 2 मोल। तो इसका अगर 0.01 मोल लेंगे तो हमें कितना Cl नेगेटिव आयन मिलेगा? आप बोलेंगे 0.02 मोल Cl नेगेटिव आयन मिलेगा। और 0.02 मोल Cl नेगेटिव आयन की रिएक्शन अब देख लो, रिएक्शन क्या होगी? Cl नेगेटिव आयन प्लस AgNO3, ये हमें क्या बना के दे रहा है?
आप बोलोगे ये हमें बना के दे रहा है सर AgCl, क्या बना के देगा? AgCl प्लस NO3 नेगेटिव। NO3 नेगेटिव का हमें कोई लेना देना नहीं है, AgCl का लेना देना है। इसकी बात करें तो यहां से हमें क्या पता लगा, इसके हैं 0.01 मोल, ये हमारा सॉरी इसके 0.02 मोल, ये हमारे पास था एक्सेस में, तो AgCl कितना बनेगा सर लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से? इसका भी आंसर आएगा 0.02 मोल। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज 0.02 मोल। याद रखिएगा ये हमने कोरिलेशन किया मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइशियोमेट्री, मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइशियोमेट्री और कॉम्प्लेक्सेस का। ऐसे खूब सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। एक सवाल और ऐसा ही करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को इसके साथ लिंक करूंगा। 3 चैप्टर इसके साथ लिंक होते हैं सर, यहाँ पे वर्नर थ्योरी में 3 चैप्टर आके आपस में लिंक होते हैं। एक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दूसरा आपका सॉल्यूशन या फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला पार्ट आप कह सकते हो, और तीसरा और आखिरी पार्ट मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइशियोमेट्री। ये तीनों टॉपिक लिंक होते हैं यहां पर आकर के। कॉपी कर लीजिए, तब तक मैं एक बार डाउट देख लेता हूं थोड़े से। सर क्या डेंटिसिटी और कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होता है या बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड में वो दोनों अलग हैं? अरे देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है सर? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है टोटल सेंट्रल मेटल पे कितना तीर लग रहा है। डेंटिसिटी होता है कि एक लिगेंड कितना तीर लगाएगा। अब मान लो कोई बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड का मतलब है वो एक लिगेंड 2 तीर लगाएगा। बाइडेंटेड का मतलब है एक लिगेंड 2 तीर मारेगा। तो अगर मान लो मैंने 2 बाइडेंटेड लिगेंड्स ले लिए, 2 बाइडेंटेड, तो आप बोलोगे 2 बाइडेंटेड का मतलब है टोटल 4 तीर लगेंगे। 4 तीर का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो किसके बराबर होता है? तो वो होता है सभी लिगेंड के लिए नंबर ऑफ लिगेंड इनटू उसकी डेंसिटी का सम। कितने लिगेंड है, कितने उसकी डेंसिटी है, उसको जोड़ दोगे तो वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। एक और सवाल करते हैं इसी तरीके से रिलेटेड, चलिए देखते हैं इसको कौन सही करता है और कौन कितनी तेजी से सही करता है। क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स which precipitates 0.01 mole AgCl on reaction with excess of AgNO3 is पहला ऑप्शन CONH3Cl। ऐसे कर लेते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं। ला 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 ला। ठीक है, पहला ऑप्शन है CONH3 Cl2Cl। दूसरा ऑप्शन है CONH3 Cl3। A B C है CONH3 Cl3 और चौथा ऑप्शन है CONH3 Cl और Cl2। चलिए आपका समय शुरू होता है। अब देखें इसका आंसर कौन सही करता है और सबसे पहले कौन इसका आंसर सही करता है और सबसे पहले कौन सही करता है उसकी बात। बहुत बढ़िया। तो आप बोलेंगे सर हमें क्या करना है सर? अगर ये 0.1 मोल प्रेसिपिटेट करता है ऑन रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ AgNO3, लेकिन सर सवाल पता है क्या है? इसका आंसर हम नहीं दे सकते। अरे कॉम्प्लेक्स कितना है? तो आपको बोलोगे जिस कॉम्प्लेक्स का हमने 0.0, अब सुनते जाना, देखो भैया आंसर कैसे बदलेगा। 0.5 मोल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स लिया, इतना मोल हमने कॉम्प्लेक्स का लिया और इतने मोल कॉम्प्लेक्स से हमें 0.1 मोल AgCl चाहिए। अब बताओ आंसर क्या होगा? अभी तो आंख बंद करके 1 1 1 1 1 1 1 1 मारे जा रहे हो, है ना? आंख बंद करके 1 1 1 1 1 1 1 1 मार दिया तुम लोगों ने। अबे तुम लोगों ने ये पूछा कि सर ये कॉम्प्लेक्स वा कितने मोल था? अरे कॉम्प्लेक्स के नंबर ऑफ मोल्स पता होंगे तभी तो बता सकते हैं। कॉम्प्लेक्स के नंबर ऑफ मोल्स पता होंगे तभी तो बता सकते हैं भैया, ऐसे थोड़ी बता देंगे। आप बोलोगे हाँ सर कॉम्प्लेक्स के नंबर ऑफ मोल पता है, मतलब इस सवाल का तो जवाब छोड़ ही दो, क्या ही होगा। इसको मैं ऑप्शन ए मार्क कर देता हूं। वैसे चलो कोई नहीं, तुम लोगों के लिए बच जाओ तुम लोग, लेकिन इस सवाल का आंसर छोड़ो। आंसर जिसने भी दिया है वो गलत किया है सर। आपको कॉम्प्लेक्स की वैल्यू कितना है कॉम्प्लेक्स ये तो पता होना चाहिए, और एक बारी तुम्हें कॉम्प्लेक्स पता चल गया। अच्छा क्या पता चला सर हमें? कि कॉम्प्लेक्स हमारे पास है 0.005 मोल। इससे AgCl कितना मिल रहा है? इससे AgCl हमें मिल रहा है 0.01 मोल। इसका मतलब आप बोलोगे यहां से यहां जाने में डबल मिल रहा है सर।
डबल मिलने का मतलब है 2 Cl नेगेटिव आयन आयोनाइज होना चाहिए। किस ऑप्शन में 2 Cl नेगेटिव आयन आयोनाइज हो रहा है बताओ? किस ऑप्शन में 2 Cl नेगेटिव आयन है ना आयोनाइज हो रहा है? बोलो बोलो बोलो। तो कुछ बच्चे बोल रहे चीटिंग। चीटिंग नहीं है भाई, तभी तो मैं कहता हूं सब माया है। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर इस केस में 2 Cl नेगेटिव आयन चौथे ऑप्शन में आयनाइज हो रहा है। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं सर। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। अब सुनना अगले टाइप का सवाल। अगले टाइप का सवाल आपसे रिलेटेड आएगा कंडक्टिविटी से। क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी के केस में आप बस इतना याद रखना कि नंबर ऑफ आयंस ज्यादा, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा, कंडक्टिविटी ज्यादा, कंडक्टिविटी ज्यादा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इफ नंबर ऑफ आयंस आर सेम, नंबर ऑफ आयंस जो है ये क्या हो जाए? सेम। उस केस में क्या होगा सर? चार्ज ज्यादा तो कंडक्टिविटी ज्यादा। सवाल करें? हाँ बिल्कुल, टाइम हो गया मुझे पता है, बस ज्यादा नहीं। 2 सवाल और करा के आज की क्लास एंड करेंगे। 2 सवाल और करके, सवाल मैं करना चाहता हूं बेसिकली, मैं चाहता हूं कि तुम सवाल कर लो अच्छे अच्छे। तो 2 सवाल और करके आज की क्लास एंड कर देते हैं। अगला सवाल देखिए, हमने क्या बोला सर? चार्ज और कंडक्टिविटी। और इस पे क्वेश्चन जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा, क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इनको अरेंज करना है। मैं नाम लिख के नीचे नंबर लिख दूंगा, आपको नंबर बताना है क्या ऑर्डर होगा। सबसे पहला है CONH3 होल 4Cl2Cl। दूसरा CONH3 होल 6Cl3। तीसरा CONH3 होल 3Cl3। और चौथा CONH3 होल 5Cl2। इनके ऑप्शंस हैं सीधा सीधा, मतलब इनके नीचे मैं नंबरिंग कर देता हूं, इतना बड़ा तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एबीसीडी बताना है। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एबीसीडी बताना है। खाना खाना है, जिसको खाना खाना है खाना खा सकता है भाई, सामने रखो चम्मच से खाओ खाना। खाना मेरे को भी खाना, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, और आज तो सुबह से कुछ नहीं खाया वो तो ठीक है, कल मैंने उपवास भी किया हुआ है। और मैं भी तो क्लास ले रहा हूं ना दोस्त। 1 गिलास पानी पिया है बस, पर क्लास तो ले रहा हूं ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर हमें पता करना है कौन कितने आयन देगा, नंबर ऑफ आयन देखना है। सर ये कितने आयन देगा? आप बोलोगे ये भाई साहब 0 आयन देंगे, सबसे कमजोर यही है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, सर ये कितने आयन देगा? आप बोलोगे ये हमें 2 आयन देगा सर। 2 आयन कौन कौन सा? एक क्लोराइड और एक बड़का आयन। क्लोराइड और बड़का आयन को भूलने का नहीं। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें सर, उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो आप बोलोगे ये हमें 3 क्लोराइड आयन और एक बड़का आयन देगा, ये टोटल हमें 4 आयन्स देगा। और इसकी बात करें ये हमें कितना आयन देगा सर? 2 क्लोराइड आयन और एक बड़का आयन, तो ये हमें 3 आयन देगा। तो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन विल बी सी से बढ़का ए से बढ़का डी, डी से बढ़का बी। कितने लोगों का मैच कर गया? दिल बना दीजिए। कितने लोगों का मैच कर गया? CADB CADB CADB। बहुत बढ़िया, मतलब तुम सब लोगों ने इसको सही कर दिया। इसके बाद एक सवाल और, 2 सवाल और फिर आज की क्लास हम एंड करेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज शादी के लिए उपवास किया है क्या? नहीं नहीं, शादी के लिए उपवास नहीं किया है। आई फास्ट ऑन ट्यूजडेज। मंगलवार के दिन मैं फास्ट रखता हूं। हाँ, उसके पीछे 2-3 रीजन है, थोड़ा सा तो हाँ बिल्कुल धार्मिक रीजन भी है उसके पीछे, है ना। और दूसरा रीजन है कि भाई शरीर भी सही रहता है, एक दिन तो उपवास करना भी चाहिए। चलिए इसके बाद हम आगे आते हैं। अरेंज फलाना फलाना के बाद अगला सवाल, क्वेश्चन वही सेम है। अरेंज दी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी फॉर फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज।
फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स में करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी क्या होगा? कॉम्प्लेक्स है, देखिए ए CO NH3 होल 4, CO NH3 होल 4, Cl या CO NH3 होल 5, सॉरी CO NH3 होल 5 ClSO4, और दूसरा CO NH3 होल 5 SO4 Cl। बताइए इनमें कंडक्टिविटी का क्या ऑर्डर होगा? किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा, किसकी कम? अरे आज वेडनेसडे है, मुझे पता है, मैं कल की बात बता रहा हूं कि कल तो मेरा उपवास था और मैं आज भी अभी कुछ नहीं खाया हूं, क्लास ही ले रहा हूं, क्लास लेने के बाद ही खाऊंगा, है ना? हाँ भाई बताइए, तो क्या होगा सर, इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे? पहले सुनना। आप बोलोगे सर जब हम इसको पानी में डालेंगे ना, तो इसको पानी में डालने से हमें मिलेगा CONH3 होल 5 Cl, इस पूरे पे +2 और सल्फेट के ऊपर -2। जब मैं इसको पानी पे डालूंगा तो हमें मिलेगा CONH3 होल 5 SO4, इसके ऊपर -1 और Cl के ऊपर -1। तो अब देखो यार, दोनों में इसमें कितने आयंस मिले? आप बोलोगे सर इसमें भी 2 आयंस है, एक सल्फेट एक बड़का आयन। सर इसमें कितने आयन है? इसमें भी 2 आयंस है। सर कौन? एक क्लोराइड और दूसरा बड़का आयन। दोनों में नंबर ऑफ आयन सेम है सर, नंबर ऑफ आयन में कोई अंतर ही नहीं है, नंबर ऑफ आयन में कोई अंतर ही नहीं है। आप बोलोगे अब किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा? इसकी। रीजन है चार्ज ज्यादा, कंडक्टिविटी ज्यादा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, कल को अगर सवाल आपके सामने आएगा तो इन बातों का ध्यान रखिएगा कि चार्ज के बेसिस पे भी कंडक्टिविटी आती है, चार्ज के बेसिस पे भी कंडक्टिविटी आती है। एक सवाल के साथ आज की क्लास में यहीं पे एंड करूंगा, एक सवाल छोड़ के जाऊंगा आपके लिए। अब देख लेता हूं इसमें पड़ा हुआ है तो ला 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 हम्म 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 हम्म। चलो कोई नहीं, मैं आपको 2-3 सवाल जेई मेंस के छोड़ के जाऊंगा, और जेई मेंस 2023 के छोड़ के जाऊंगा। 24 का पेपर तो अब शुरू हो जाएगा 2 दिन में, है ना? 23 के 2-3 सवाल छोड़ के जाऊंगा, उसको जरूर कर लेना। एक आखिरी सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। याद रखना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब आपने पढ़ा होगा तो आपको सर ने एक चीज जरूर बताई होगी कि सर जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उन सभी में एक कॉन्सेप्ट आता है कि जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है सीपी, इन सभी की वैल्यू प्रोपोर्शनल होती है आई के, जो कि है वैंट ऑफ फैक्टर। वैंट ऑफ फैक्टर बेसिकली होता है कितने आयंस आयोनाइज होके मिल रहे हैं, कितने आयंस आयोनाइज होके मिल रहे हैं। ये बात सही है? यस सर। तो बस इतना याद रखिएगा। इसी पे एक सवाल और उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स which of the following aqueous solution will boil at मैक्सिमम टेम्परेचर? इनमें से कौन सा एक्वस सॉल्यूशन मैक्सिमम टेम्परेचर पे बॉईल करेगा? ऑप्शन ए है CONH3 होल 6 Cl3, ऑप्शन बी है CONH3 होल 5 Cl2, ऑप्शन सी है CONH3 होल 4 Cl2 Cl, ऑप्शन डी है CONH3 होल 3 Cl3 बड़का ब्रैकेट बंद। आपको बताना है इनमें से कौन सा मैक्सिमम टेम्परेचर पे बॉईल करेगा, कौन मैक्सिमम टेम्परेचर पे बॉईल करेगा। इससे रिलेटेड थोड़ा सा पॉइंट बता के आज की क्लास फिर मैं एंड करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वेंट ऑफ फैक्टर के प्रोपोर्शनल है, और वेंट ऑफ फैक्टर सिंपली नंबर ऑफ आयंस पे प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ आयंस पे। अगर मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे चलूं तो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी,
क्या पढ़ा था सर हमने? डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है सर? तो आप बोलोगे ये या ये बराबर किसके होता है? ये बराबर होता है I इंटू के बी इंटू एम। अगर ये मानते हुए कि मोलैरिटी इज सेम है ना, यहाँ पे ये भी मान लो कि मोलैरिटी इज सेम फॉर ऑल, सभी की मोलैरिटी सेम है, मोलैरिटी को सेम मानते हुए केबी तो वाटर की प्रॉपर्टी होती है, ये क्या डाला इसमें? इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आप क्या देखेंगे? आप बोलेंगे डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दैट इज बेंट ऑफ फैक्टर, और डेल्टा टी जो होता है वो होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। ये प्रोपोर्शनल है किसके? आई के। टीबी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टीबी नॉट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, मतलब जिसके लिए आई की वैल्यू ज्यादा उसके लिए टीबी की वैल्यू ज्यादा। आई की वैल्यू कब ज्यादा? जब नंबर ऑफ आयंस ज्यादा। आप बोलेंगे इसमें कितने आयंस है सर? इसमें वी हैव 4 आयंस। इसमें कितने आयंस है सर? इसमें वी हैव 3 आयंस। इसमें कितने आयंस है सर? इसमें वी हैव 2 आयंस। इसमें कितने आयंस है सर? इसमें वी हैव 0 आयंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, केबी इज सॉल्वेंट, स्पेसिफिक सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, जिसको हम यूब्लियोस्कोपिक या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। सेम सवाल अगर मैं पूछूं, सेम सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल फ्रीज, है ना, या विच ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन विल हैव मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट। ये भी आप घर पे करके लाना, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट इनमें से किसका होगा, ये आप घर पे करके लाना, कल इसको डिस्कस करेंगे। कुछ सवाल जेई मेंस के छोड़ के जाऊंगा, उसको भी कर लेना। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी के और मेरी तरफ से पपलू भैया का सेगमेंट का समय हो गया है। एक बारी पपलू भैया को नमस्कार कर लेते हैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिस किए, नॉमेनक्लेचर की बहुत सारी प्रैक्टिस करी सर। नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करने के बाद आज हमने वर्नर थ्योरी के बारे में पढ़ा, और वर्नर थ्योरी से रिलेटेड हमने 3 चीजों को कोरिलेट किया वर्नर थ्योरी से। सबसे पहले हमने क्या कहते हैं आपका मोल कॉन्सेप्ट वाले टाइप के सवाल को देखा कि किस तरीके से हम स्टोइशियोमेट्री लगा के वर्नर थ्योरी का एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमने वर्नर थ्योरी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पार्ट को देखा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को किस तरीके से लिंक किया जाता है, मतलब कंडक्टिविटी रिलेटेड सवाल। और फाइनली हमने वर्नर थ्योरी और लिक्विड सॉल्यूशन वाले टॉपिक को रिलेट करके सवाल किया। ये 3 तरीके के सवाल हैं जो मैक्सिमम आ सकते हैं, इससे ज्यादा वर्नर थ्योरी से सवाल पूछे जाने की औकात नहीं है। होमवर्क की बात करें तो आप होमवर्क में डीपीपी नंबर 2 जो है वो कंप्लीट कर लेंगे सर। डीपीपी नंबर 2 आपको मिला होगा, आप एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नोट्स आपको रिवाइज करना है। एनसीईआरटी से अगर मैं बात करूं, एनसीईआरटी से आप वर्नर थ्योरी की रीडिंग लगाएंगे, एनसीईआरटी से वर्नर थ्योरी की आप रीडिंग एक बार ही लगा लेंगे बस, और मॉड्यूल से जो सवाल है वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको होमवर्क दे दूंगा। दैट्स ऑल वी हैव इन टुडेस क्लास। कुछ सवाल आपको जेई के क्लास के कॉन्सेप्ट में भी मिलेंगे, क्लास के नोट्स में भी छोड़ दूंगा मैं। वैसे तो बहुत सारे सवाल है, इनमें से कुछ छोड़ दूंगा जो आप कर सकते हो। प्लीज उनको जरूर ट्राई कीजिएगा, अगले दिन उनको होमवर्क में डिस्कस करेंगे। जाने के पहले मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आज हमने टॉपिक है ना, एक टॉपिक कवर नहीं किया है, तो उसको मिटा देते हैं यहाँ से। EAN रूल विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट लेक्चर, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। वैसे हमने वर्नर थ्योरी के बारे में जितनी बातें पढ़ सकते थे उससे ज्यादा ही बातें पढ़ ली, इससे बाहर वर्नर थ्योरी से कुछ आ नहीं सकता है। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको वर्नर थ्योरी समझ में आ गया तो हैशटैग WT के साथ दिल बना देना। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।